क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, स्पेसिफिक टेस्ट फॉर क्लोराइड आयन। इसमें कुछ कुछ जो नोट वाले पॉइंट्स होंगे वो काफी इंपॉर्टेंट होंगे। पहले टेस्ट में ये परफॉर्म करे भी होगे स्कूल में, ठीक है, ये तो परफॉर्म करे होगे। इसमें हो क्या रहा है ये देखो। सबसे पहले आपने लिया सॉल्ट क्लोराइड। क्या आप एक्वा सॉल्यूशन लेते हैं क्लोराइड का? इसमें नहीं लेते। क्या लेते हैं? सॉल्ट, मतलब आप सॉलिड ले रहे हैं, ठीक है। सॉलिड आपने लिया क्लोराइड एंड देन यू एडेड पोटेशियम डाइक्रोमेट के ऑरेंज क्रिस्टल्स। इसके ऑरेंज क्रिस्टल्स आपने इस क्लोराइड सॉल्ट के साथ मिला दिए। तो अब उसके ऊपर क्या डालते हैं फिर? कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड टू वेट द मिक्सचर एंड जब इसको वार्म किया जाता है तो आपको क्या मिलता है? डीप रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। डीप रेड वेपर्स ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। यहां पर ये जो रिएक्शन हुआ है क्रोमिल क्लोराइड बनेगा, फिर इसको उस वेपर्स को किसके थ्रू पास कराते हैं? NaOH। तो अब जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाता है? येलो। तो क्यों हो रहा होगा ये येलो, वो देख लेते हैं अभी, और ये ऊपर वाले रिएक्शन को भी देखते हैं। देखो ये है रिएक्शन क्रोमिल क्लोराइड बनने का। क्लोराइड एंड दिस, इसमें बताओ रेडॉक्स हुआ है क्या? रेडॉक्स हुआ है? नहीं, इसमें रेडॉक्स नहीं हुआ है, ठीक है। देखकर लगता है रेडॉक्स रिएक्शन होगा, बट इसमें रेडॉक्स कहीं नहीं हो रहा है, क्योंकि आप देखो क्रोमियम भी यहां पर +6 में है, यहां भी क्रोमियम +6 में, ऑक्सीजन भी वही है, सब कुछ वही है, बस एक गैस का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक। एक गैस का फॉर्मेशन हुआ है, क्रोमिल क्लोराइड के वेपर्स निकले CrO2Cl2, CrO2Cl2। इटार्ड रिएक्शन में इसी को यूज करते थे, ठीक है, टॉल्विन के साथ, और क्या मिलता था? बेंजल्डिहाइड आफ्टर हाइड्रोलिसिस, ठीक। अब देखो जब आप इसको बेसिक मीडियम में डालेंगे तो ये क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे डाइक्रोमेट के लिए बताया था मैंने कि जब इसको बेसिक मीडियम में डालते हैं तो किस में कन्वर्ट होता है? क्रोमेट में होता है। वैसे ही क्रोमिल क्लोराइड भी कहीं ना कहीं क्रोमेट आयन से बना हुआ, तो जब आप उसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो वो भी किस में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी दिखाएगा? क्रोमेट में। और क्रोमेट जो है उसका कलर कैसा होता है? येलो कलर्ड सॉल्यूशन। तो वो येलो कलर्ड सॉल्यूशन, तो ये क्रोमेट की वजह से यहां पर येलो कलर आपको मिल रहा है। सिंपल रिएक्शन है बट इंपॉर्टेंट है। सिंपल रिएक्शन, रिएक्शन में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है, यहाँ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। इसके जो नोट के पॉइंट्स हैं ये थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। देखिए नोट वाले पॉइंट्स ध्यान से, 3-4 पॉइंट्स हैं। सबसे पहली चीज क्या बता रहा है कि ब्रोमाइड और आयोडाइड मस्ट बी एब्सेंट। क्या कारण है इसका? ऑक्सीडाइज होकर क्या दे देंगे? Br2 और I2। तो क्या दिक्कत होगा? इंटरफेयर करेंगे कलर्स के साथ, ठीक है। तो मस्ट बी एब्सेंट फॉर दिस टेस्ट बिकॉज दे आर ऑक्सीडाइज्ड एंड टू द कलर्ड वेपर्स। तो हम चाहते हैं कि कलर्ड वेपर्स ना मिले, कलर सिर्फ किसका मिले अपने को? क्रोमिल क्लोराइड का। जब ब्रोमाइड आयोडाइड वगैरह भी रहते हैं क्लोराइड के साथ तब क्या किया जाता है? तो कोई दूसरा टेस्ट परफॉर्म कर लिया जाता है या फिर इनको हटाया जाता है। वो कुछ अलग टेक्निक्स हैं, उसके बारे में डिस्कशन अभी नहीं करनी। तो ब्रोमाइड आयोडाइड है तब अपन को इसको यूज नहीं करना है। तो ये बनेगा ब्रोमीन, आयोडीन अलग करो। बोथ Br2 एंड I2 प्रोड्यूस कलरलेस सॉल्यूशन विद NaOH। ये रिएक्शन भी पता ही है आपको। NaOH के साथ क्या करते हैं ये? डिस्प्रपोर्शनेशन बीइंग नॉन मेटल्स डिस्प्रपोर्शनेट्स विद बेस। तो ये वही रिएक्शन है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फ्लोराइड भी एब्सेंट होना चाहिए क्योंकि फ्लोराइड भी बनाता है क्रोमिल फ्लोराइड और ये भी रेड कलर के वेपर्स होते हैं। तो फिर फ्लोराइड भी क्लोराइड को इंटरफेयर करेगा, तो ये बन जाता है। तो फ्लोराइड भी एब्सेंट होना चाहिए, तभी ये टेस्ट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। नाइट्राइट, नाइट्रेट एंड ClO2- ये सब आयंस भी नहीं होने चाहिए।
क्या दिक्कत करेंगे ये दिक्कत ये करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स जो बनेंगे, मान लो वो भी आपको कहीं ना कहीं NO2 रहेगा, तो ब्राउन कलर का ये भी रहेगा। और क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स बनते हैं वो भी कुछ येलोइश कलर के होते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन के जो क्लोरेट पर क्लोरेट ये सब रेडिकल ना हो, और नाइट्रोजन के भी रेडिकल्स नहीं होने चाहिए, ऑक्साइड नाइट्रेट्स वगैरह, दे ऑल्सो इंटरफेयर विद द टेस्ट एंड देन हेंस इट शुड बी एब्सेंट। अब ये नोट में जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट है। ये 4 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बिल्कुल आता है। आपको आएगा कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैन गिव क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट, और आप तो जहां भी क्लोराइड देखोगे आप बोलोगे कि क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट आ जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ क्लोराइड्स हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं देते। ये बात पता थी? पहले पढ़े हैं? नहीं पढ़े, इसलिए बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल पॉइंट। सिल्वर क्लोराइड अगर आप लेंगे AgCl, आप बोलोगे अरे तो AgCl है बढ़िया, इससे मैं डीप रेड वेपर्स बनाऊंगा। आप बनाने की कोशिश करोगे, डीप रेड वेपर्स नहीं आने वाले। तो इसका रीजन ये है, ये बताया जाता है कि सभी को देखो तो ये ज्यादा कोवेलेंट क्लोराइड्स हैं, काफी कोवेलेंट कैरेक्टर इनमें ज्यादा है। तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से हो क्या रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से, या फिर आप बोल सकते हो ये इनसॉल्युबल क्लोराइड्स हैं, है कि नहीं। CBI वाले आज हो गए पागल, और SN भी आ जा रहा है, क्योंकि SN ऑल्दो SN सॉल्युबल है, बट यहां पर ये SN+4 वाला है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें भी क्या है, काफी ज्यादा है। तो अल्टीमेटली तो ये याद रखना है कि भाई ये 4 क्लोराइड्स हैं जो क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट नहीं दे रहे। क्यों हो गए पागल का, ये जो क्यों है ये टेस्ट को दे देता है, ठीक है, ये नहीं आया है यहां पर। तो सॉल्युबिलिटी इज नॉट द ओनली रीजन हियर, सॉल्युबिलिटी की बात नहीं है, बस ये समझिए कि ये 4 हैं जो सफिशिएंट क्लोराइड नहीं दे पाएंगे। एक्वा सॉल्यूशन तो है नहीं, सॉल्यूशन एक्वस नहीं है ना, अपन ने जस्ट वेट किया, और उस कंडीशन में ये सफिशिएंट क्लोराइड नहीं दे पाएंगे, और इस वजह से दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द टेस्ट ड्यू टू देयर हाई कोवेलेंट कैरेक्टर, एज अ रिजल्ट ऑफ विच सफिशिएंट फ्री क्लोराइड आयंस आर नॉट अवेलेबल। अब अपने से दिमाग नहीं लगाना है कि ये नहीं दे रहे तो वो भी नहीं देगा, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, ये 4 हैं जो नहीं दे रहे। सो दिस इज ऑल अबाउट योर क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। देन स्पेसिफिक टेस्ट फॉर ब्रोमाइड एंड आयोडाइड, पहले भी पढ़े हुए, बताया था कुछ लेयर टेस्ट के बारे में, तो बस वही लेयर बन जाएगा। जैसे तुम्हारे पास ब्रोमाइड आयन है, तो ब्रोमाइड आयन को ऑक्सीडाइज करने के लिए, ब्रोमीन में कन्वर्ट करने के लिए, इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए क्या डाला जाता है बाहर से, क्लोरीन वाटर। क्या डालते हैं इसमें, क्योंकि आपको पता है कि क्लोरीन इज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन ब्रोमाइड। तो ये क्लोरीन इसको ऑक्सीडाइज करेगा किसमें, ब्रोमीन में, और खुद जाएगा ये क्लोराइड में। तो ये ब्रोमीन जो है ये CCl4 के साथ लेयर बनाएगा आपका रेड वाला, ठीक है। तो कुछ ऐसा रिएक्शन है। देखिए इन दिस टेस्ट क्लोरीन वाटर इज एडेड टू द ब्रोमाइड और आयोडाइड सॉल्ट ड्रॉप वाइज एंड शेकन वेल इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनिक लेयर लाइक दिस। ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है, इनके प्रेजेंस में मैंने पहले बता दिया, तो समझ में आ जाएगा आपको। प्रेजेंस ऑफ आयोडीन पता चलेगा वॉयलेट कलर से, और वो रेड कलर से पता चलेगा प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन। सो दिस इज ब्रोमाइड एंड दिस, ये तो रिएक्शन हो गया ना। अब यहां पर भी नोट वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप थोड़ा ज्यादा अमाउंट में डाल देते हैं क्लोरीन वाटर ज्यादा अमाउंट में डाल देते हो, रेड लेयर आ गया, उसके बाद भी आप क्लोरीन डाले जा रहे हो, ठीक है, रेड लेयर आ गया उसके बाद भी क्लोरीन डाले जा रहे हो, तब क्या होता है देखो, रेड लेयर चेंजेस इनटू पेल येलो लेयर, कलर चेंज आता है, कलर चेंज हो गया इसका मतलब कुछ केमिकली चेंज हो गया। तो भाई देखो Br2 और Cl2 आपस में रिएक्ट करने लग जाते। Cl2 आपने कहां से डाला, बाहर से, Br2 आपके लेयर में बनी चुका है, ऊपर वाले लेयर में कौन आ चुका है, पूरा ब्रोमीन आ चुका है, ऑक्सीडाइज हो गया ब्रोमाइड आयन। तो Br2 और Cl2 रिएक्ट करके एक इंटर हैलोजन कंपाउंड बनाते हैं, दैट इज BrCl, और ये इंटर हैलोजन है पेल ब्लू कलर का, ठीक, ये इंटर हैलोजन बनाता है। और यही चीज जब आयोडीन के प्रेजेंस में आप करोगे तो ये आयोडीन इस तरह का रेडॉक्स करेगा और ये कलरलेस हो जाएगा। तो ये दोनों ऑब्जर्वेशंस भी इंपॉर्टेंट है ब्लॉक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से।
ये ब्लॉक केमिस्ट्री के रिएक्शंस, ये ब्लॉक केमिस्ट्री के रिएक्शन, इसका एक एक्सटेंशन। लेयर टेस्ट तो यहीं खत्म हो गया। लेकिन क्या होगा अगर आप एक्स्ट्रा Cl2 डालेंगे? तो ब्रोमीन के साथ क्या बनाएगा? इंटर हैलोजन। आयोडीन के साथ क्या करेगा? रिडॉक्स। और आयोडीन के साथ रिडॉक्स वो इसीलिए कर रहा है, सीधी सी बात है, क्योंकि ये अच्छा रेड्यूसिंग एजेंट है और ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। हाँ, ये भी ऑक्सीडाइजिंग रेड्यूसिंग यहां भी बोल सकते हो, बट जो डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा नहीं है। यहां पर ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग हो गया और ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग हो गया, तो इसलिए यहां पर क्या फेवर हो गया है? रेडॉक्स फेवर हो गया। देखा जाए तो यहां भी रेडॉक्स ही हुआ है, नहीं हुआ है? बताओ। यहां भी देखा जाए तो रेडॉक्स ही हुआ है। देखो 0 से -1 +1 हुआ, यहां भी रिडॉक्स है, यहां भी रिडॉक्स हुआ है, बस अलग तरीके से हुआ है। दोनों रिडॉक्स रिएक्शंस ही है। ये सॉल्यूशन कलरलेस हो जाता है। देखो, ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस इट चेंजेस टू पेल येलो BrCl in organic solvent, while the violet layer of I2 changes into colorless solution. आयंस है, कलरलेस है। नेक्स्ट, अदर टेस्ट ऑफ ब्रोमाइड। तो ब्रोमाइड का एक टेस्ट बता रहा है। तो ब्रोमाइड को अगर आप कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डालेंगे, फेयरली कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, तो ब्रोमाइड जो है वो ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है। सो ब्रोमाइड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाता है, तो सीधा रिएक्शन है। ब्रोमाइड विथ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड NO देगा और ब्रोमाइड ब्रोमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। नाइट्रिक एसिड ऑब्वियसली उससे बेटर ऑक्सीडाइजर है। अब यहां पर क्या बोल रहा है? ब्रोमीन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? विच कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इरिटेटिंग ऑर्डर, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन ऑन लिटमस पेपर, ब्लीचिंग एक्शन समझते हैं ना? कलर उड़ा देता है, ठीक है, कलर उड़ा देता है। लेकिन क्लोरीन और बेहतर ब्लीच है। ब्रोमीन के पास भी थोड़ी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, बट क्लोरीन बेहतर ब्लीच है। इट्स स्टेनिंग स्टार्च पेपर ऑरेंज रेड, कलर की वजह से हो रहा है। रेड कलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन फिल्टर पेपर इम्प्रिग्नेटेड विथ फ्लोरसिन, फ्लोरसिन कंपाउंड है, आगे दिया होगा शायद। रेड कलरेशन आता है, ये रिएक्शन दिया हुआ है। ब्रोमीन को आइडेंटिफाई करने का तरीका, अभी तक क्या क्या गैस आइडेंटिफाई किए थे? सबसे पहले CO2 को किए थे, फिर अमोनिया भी कर लिए थे, कैसे करते समझ गए थे। उसके बाद आया था कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या क्या तरीका था इसका? दूसरा PdCl2 के साथ क्या हो जाता था? ब्लैक मेटेलिक डिपॉजिट ऑफ पैलेडियम, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद अभी आया क्या? ब्रोमीन। तो ब्रोमीन की कुछ तो फिजिकल प्रॉपर्टी थी। केमिकल टेस्ट ब्रोमीन के लिए ऐसा किया जा सकता है। ये येलो कलर्ड फ्लोरसिन है, फ्लोरसिन ये कंपाउंड है, कोई मैकेनिज्म वगैरह नहीं। आप तो सोच सकते हो कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हुआ है, ESR ही हुआ है, क्योंकि निकलने वाली चीज क्या है? देखो HBr। तो इससे साबित हो जाता है कि क्या हुआ है रिएक्शन में? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कैसे? क्योंकि देखो ब्रोमीन रहा होगा Br2, ठीक है। अब Br2 में से ये टूटा होगा Br- और ये रहा होगा कैसा? Br+। और इस Br+ ने फिर इधर से किसको हटाया होगा? H को। तो इधर से H हटा और इधर से ब्रोमाइड हटा, तो कौन निकला? HBr। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कौन कौन से पोजीशंस में हुआ है ये ध्यान रखना। इस कलर को नॉट इंपॉर्टेंट, ये इसका स्ट्रक्चर वगैरह नॉट इंपॉर्टेंट, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। बस फ्लोरसिन के साथ ही रेड कलर आ जाता है, वो काफी है। ये सब स्ट्रक्चर्स कभी नहीं पूछे जाएंगे। कितने जगह लग गया? 1 2 3 4 4 जगह ESR कर लिया उसने। चलो हटाओ। देन हाँ बोलो। कहां पे? अच्छा, यहां पे बोल रहे हो क्या? अबे ये जो है ना, ये इसका ऑटोमेरिक फॉर्म जो बनेगा वो
अब आपको लग रहा है कि ऐसा है, लेकिन यार देखा जाए तो ये ऑक्सीजन इसको एक्टिवेट भी तो कर रहा है यार, ये देखो ना, ये एक्टिवेट भी कर रहा है, ऑक्सीजन से एक्टिवेट हो रहा है ये, ऐसे भी सोच सकते हो। ये पाई बॉन्ड भी इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो काइंड ऑफ रिंग जो है वो इनफ एक्टिवेटेड है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ठीक है, इनफ एक्टिवेटेड है। अगर सिर्फ अगर ऐसा लिखा रहता कहीं नाइट्रो वाइट्रो लगा हुआ है तो एक बार बात कर सकते हो, और फिर भी ऐसा कहीं नहीं है कि डीएक्टिवेटेड रिंग में नहीं हो सकता ये सर। हाँ, वो जो हम क्वेश्चन करते हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन करते हैं, हम बोलते हैं कि बताओ मेजर साइट क्या होना चाहिए या मोस्ट सुटेबल साइट क्या होना चाहिए। लेकिन भाई नाइट्रोबेंजीन में ईएसआर नहीं होता क्या? नाइट्रोबेंजीन का भी तो ईएसआर रिएक्शंस पढ़े हो। हाँ, फ्रिडल क्राफ्ट नहीं होता इसमें, बट इसका नाइट्रेशन तो होता है ना, नाइट्रोबेंजीन का नाइट्रेशन होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हो, लगता है ना मेटा पे, हाँ तो लगेगा, तो प्रैक्टिकल रिएक्शन है, कोई थियोरेटिकल साइट थोड़ी बतानी है आपको कि कहां पे होगा। ठीक है, ये रिंग ज्यादा फेवरेबल है, बट ये भी फेवरेबल हो सकता है, और साथ ही साथ ये लोन पेयर भी यहां से आ रहा है, तो रिंग इधर से एक्टिवेट भी हो रही है, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं कि वहां क्यों लगा ठीक है, जहां लगा है। देन क्लोरीन ब्लीचेस the reagent and iodine forms red violet colored, hence radicals must be absent for the test, but if bromide radical is oxidized to free bromine by heating with practically no chlorine is simultaneously evolved from chlorides, and hence the test may be performed in the presence of chloride। ये कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं यार? अच्छा, ये इस टेस्ट की बात कर रहा है क्या? ब्रोमाइड के साथ HNO3 वाले टेस्ट की बात कर रहा है, तो इसमें ब्रोमीन निकल रहा है, तो अब यहां पर बोल क्या रहा है कि क्लोरीन ब्लीचेस द रिएजेंट एंड द आयोडीन फॉर्म्स रेड वॉयलेट कलर्ड। अच्छा, ओके, तो यहां पे बोला जा रहा है कि अगर इसकी जगह पे क्लोरीन रहेगा तो क्लोरीन क्या कर देगा, इस रिएजेंट के साथ ईएसआर ना करके क्या कर देगा, इसको ब्लीच कर देगा, तो ब्लीच कर देगा तो येलो कलर डिकलराइज हो जाएगा, वो ईएसआर नहीं करता क्लोरीन। और आयोडीन रेड वॉयलेट कलर्ड, वो ईएसआर करके वो भी रेड वॉयलेट कलर का यही बनाता है, कुछ आयोडिसिन नाम होगा उसका, ऐसे ही कुछ ईएसआर करके वहां वो भी रेड वॉयलेट कलर बनाता है, और इसीलिए दोनों रेडिकल्स इंटरफेयर कर रहे हैं, तो दोनों रेडिकल्स एब्सेंट होने चाहिए। बट इफ ब्रोमाइड रेडिकल इज ऑक्सीडाइज्ड टू फ्री ब्रोमीन by heating with PbO2 and acetic acid, practically no chlorine is simultaneously evolved from chlorides। Okay, ये अच्छी बात है। यहां पे क्या बोल रहा है, देखो ध्यान से सुनना, PbO2 अच्छा ऑक्सीडाइजर है कि नहीं है? अच्छा ऑक्सीडाइजर है कि नहीं है? है। अब देखो ये लिस्ट क्या थी, फिरंगी औरत को बीच पर देख मार्शल भी हुआ पागल, ठीक, तो पागल में था ये Pb का +4, तो अच्छा ऑक्सीडाइजर है। उसके बाद आया था फिर क्लोरीन आया था यहां पर, और फिर कहीं लास्ट में इधर ब्रोमीन आ रहा था, फिर लास्ट में कहीं आयोडीन आ रहा था। तो अगर ऑन पेपर देखा जाए, मतलब ये तो ई डिग्री वैल्यूज के हिसाब से लिख दिया था ना मैंने, ई डिग्री वैल्यूज के हिसाब से, तो भाई ऑन पेपर देखा जाए तो ये इसको ऑक्सीडाइज, क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्या? PbO2 क्लोराइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है क्लोरीन में, ठीक है, कर सकता है। अगर ये रिएक्शन पूछा जाए तो क्या आपको ऐसा क्लोरीन और Pb+2 लिखना है? हाँ लिखना है, गलत नहीं है, ये लिखना है, क्लोराइड PbO2 क्लोरीन प्लस Pb+2, इट इज अ करेक्ट रिएक्शन, ठीक। बट अब यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर क्लोराइड है भी, अगर देखो भाई, अगर क्लोराइड है तो क्या चल रहा है समझो, क्लोराइड है, ब्रोमाइड दोनों है, और आप नाइट्रिक एसिड के साथ टेस्ट करा रहे हो, तो ये टेस्ट करना ठीक नहीं है, ये टेस्ट करना ठीक नहीं है। क्लोराइड और ब्रोमाइड दोनों है, नाइट्रिक एसिड के साथ टेस्ट करना ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक, बता प्रियांशु। दोनों ऑक्सीडाइज होंगे तो दिक्कत क्या होगा, तो वेपर मिलेंगे। अब वो गैस में दोनों चीजें हैं, ब्रोमीन भी है क्लोरीन भी है। अब आप टेस्ट करना चाह रहे हो कि भाई ब्रोमीन है क्या, तो आप क्या कर रहे हो, उसके लिए वो फ्लोरोसीन के साथ टेस्ट करा रहे हो, तो फ्लोरोसीन के साथ रेड कलर आना चाहिए, बट ये क्लोरीन भी है, तो क्लोरीन उसको ब्लीच मार दे रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा है कुछ, ठीक है। तो
नाइट्रिक एसिड दोनों को बराबर प्रैक्टिकली ऑक्सीडाइज करता है, बट PbO2 एक ऐसा केमिकल इन्होंने डिस्कवर किया जो क्लोराइड को ऑन पेपर तो करेगा ऑक्सीडाइज, बट प्रैक्टिकली वो क्लोरीन बहुत ही कम अमाउंट में आ रहा होता है। वही लिखा हुआ है, देखो, practically no chlorine is simultaneously evolved and hence the test may be performed in presence of chlorides. Chlorides के प्रेजेंस में भी ये काम किया जा सकता है, क्योंकि PbO2 को प्रैक्टिकली उतना ज्यादा क्लोरीन वहां से नहीं निकलता है। तो Br2, अब ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन देख लो, ये रिएक्शन, ओनली फ्री ब्रोमीन कन्वर्ट्स द डीकलराइज्ड फुशीन into violet color dye stuff and reaction is not shown by free chlorine I2 and bromine can be identified in the, ये भी कोई तरीका होगा, देख लेना, कुछ नहीं है, ये फुशीन भी कोई केमिकल होगा उसी तरह का, into a blue colored brominated dye stuff, ब्रोमिनेटेड डाई स्टफ, जैसे वहां पर डाई बना था रेड कलर्ड, वो भी ब्रोमिनेटेड था, वैसे ही कुछ रिएक्शन हो रहा होगा, उतना जरूरी। ये रिएक्शन ध्यान रखना PbO2 वाला। अब आ जाइए अदर टेस्ट ऑफ आयोडाइड। अच्छा, आयोडाइड को तो हमने KI में पढ़ा है ना थोड़ा बहुत, इसके बारे में जो रिएजेंट्स में पढ़े थे अपन, KI पढ़े थे, उसमें आयोडाइड्स के बारे में पढ़ा होगा। कॉपर सल्फेट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। क्या हो रहा है, पहले डार्क ब्राउन अपीयरेंस आ रही है और उस डार्क ब्राउन अपीयरेंस के साथ फिर Na2H2O3 डाल रहे हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जा रहा है। रीजन क्या होगा, देखिए, कॉपर +2 और KI क्या करेंगे, रेडॉक्स करेंगे सीधा सीधा, तो ये एक्सेस में भी डला हुआ है। बेटा जब रिडॉक्स होगा तो ये बनेगा तुम्हारा Cu+1 और ये बनेगा तुम्हारा I2 और एक्सेस में I- है, तो ये दोनों मिलके क्या कलर देंगे, I3-, तो इसी वजह से क्या आ रहा होगा, डार्क ब्राउन अपीयरेंस। रिएक्शन देखो, कॉपर +2 I- Cu+1 दिस, कॉपर +1 ने आयोडाइड के साथ क्या बना लिया, व्हाइट प्रेसिपिटेट, और इसने बनाया ये, तो अल्टीमेटली बना व्हाइट प्रेसिपिटेट भी है यहां पर, बट जो कलर है वो किसके वजह से दिख रहा है आपको, ब्राउन। व्हाइट में ब्राउन कलर चढ़ेगा तो ब्राउन ही दिखेगा, तो ब्राउन दिख रहा है। द डार्क ब्राउन कलर ऑफ I3- इज सो डार्क दैट द व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ CuI बिकम्स इनविजिबल। वही बात, ठीक, क्योंकि उसके ऊपर ब्राउन कलर चढ़ेगा तो दिखेगा, तो वही ना बे, and becomes visible only when Na2H2O3 is added। अब Na2H2O3 क्या करता है पता ही है, तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका है, CuI का ही है। ये इसने कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनाया, इसने जो ब्राउन कलर दिख रहा था उसको उड़ा दिया, तो प्रेसिपिटेट जो छुपा हुआ था वो दिखने लग गया, ठीक है। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाया, ये CuI वाला ही व्हाइट प्रेसिपिटेट है, यही वाला। तो अब ये कैसे उड़ाता है, ये तो 50 बार आ गया रिएक्शन ये वाला, ठीक है, आइडोमेट्रिक वाला। समझ गया ये ऑब्जर्वेशन कैसे आया, ठीक है। डार्क ब्राउन पहले था, इसके अंदर छुपा हुआ था CuI, बट उसके बाद हमने हटाया तो ये मिला। चलो, Hg2Cl2 ये भी पड़ा हुआ है, नथिंग न्यू इन इट। तो भाई स्कारलेट रेड प्रेसिपिटेट ऑफ HgI2, ये प्रेसिपिटेट है, कलर भी लिखवाया था इसका रेड, और फिर हीट पे येलो, ठीक है, हीट पे येलो। जैसे जिंक ऑक्साइड व्हाइट और हीट पे येलो था, वैसे ये भी वैसे ही चेंज करता था। अच्छा, अभी ये भी पता है फिर I- एक्सेस में डालो नेस्लर्स रिएजेंट वाला कॉम्प्लेक्स, बिकॉज Hg जो है कॉम्प्लेक्सेशन के वक्त कैसी टेंडेंसी शो करता है, P ब्लॉक वालों टाइप का टेंडेंसी, तो ये बना लेगा इसके साथ कॉम्प्लेक्स। डन, ये दोनों इजी रिएक्शंस है, दोनों समझ आ गया। इसमें आए देखें, टेस्ट विथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। आयोडाइड सॉल्यूशन इज रेडिली ऑक्सीडाइज्ड इन एसिडिक मीडियम टू फ्री आयोडीन, पता ही है I- I2 में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी है। ये तीन चीजें देखिए, तो इन तीनों में कुछ ऑब्जर्वेशन आ रहा होगा। ऑल्दो बहुत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यूज कर सकते हो आप, फिर याद आई पढ़ाई, तो आई तो वैसे ही बहुत नीचे था, ऊपर के बहुत सारे यूज कर सकते हो, बट प्रैक्टिकली सफिशिएंट अमाउंट में भी आनी चाहिए चीजें, और कुछ कलर वलर में चेंज दिखना चाहिए, जिससे समझ आ जाए कि रिएक्शन हुआ है। तो ये तीन चीजें ज्यादा यूज होती हैं, दैट इज डाइक्रोमेट, कलर चेंजेस बताएंगे जल्दी से, क्या हो रहा होगा, ऑरेंज से नहीं कलरलेस नहीं, ग्रीन, Cr+3 ग्रीन कलर्ड सॉल्यूशन। NO2 माइनस NO इवॉल्व कर रहा है तो वो ब्राउन फ्यूम्स अल्टीमेटली दिख रहा होगा, ठीक है। एंड फेरिक से फेरस,
तो ग्रीन हो जा रहा होगा सॉल्यूशन, तो कलर चेंज तीनों में है, तो इससे समझ में आ जाता है। आइए, द ऑब्जर्वेशन डिपेंड्स अपॉन द रिएजेंट्स एसोसिएटेड। अरे ये तो वही बात है, स्टार्च प्रेजेंट है डीप ब्लू सॉल्यूशन, 50 बार डिस्कस हो चुका, KI है डार्क ब्लू सॉल्यूशन, और ये है तो लेयर, ठीक है, तो पता ही। अब ये एक और सीरियम सॉल्ट के साथ है, ये भी रेयर टेस्ट है, ये परफॉर्म तो स्कूल वगैरह में नहीं किए होगे, ठीक है। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ सीरियम 4 सॉल्ट टेस्ट। द रिडक्शन ऑफ सीरियम 4 सॉल्ट इन एसिडिक मीडियम आर्सेनाइड टेक्स प्लेस वेरी स्लोली। अच्छा, कभी ऐसा और कोई टेस्ट पढ़े थे अपन जहां पे कोई चीज एज अ कैटलिस्ट टेस्ट हो रही थी? पढ़े थे, वेरी गुड। सल्फाइड पढ़ा था हमने, कौन सा रिएक्शन था, याद है तो बता दो, बताओ क्या रिएक्शन था वो? सल्फाइड तो बोले तुम, बहुत सही बात है, बट रिएक्शन किसी को याद है तो बताओ क्या रिएक्शन था वो? हाँ बोल दो, गलत होगा कोई बात नहीं, बोलो। आयोडीन था, एजाइड नहीं था, कहां गया? अब एक बार दिखा देता हूं ना तो तुमको याद आ जाएगा, देखो देख के ज्यादा अच्छे से याद आएगा। एजाइड नहीं था, आयोडीन भी था, ये रिएक्शन, और इसमें भी एज अ कैटलिस्ट सल्फाइड ट्रेस हो रहा था, ठीक है, और यहां पे एक रेडॉक्स N2 प्लस I माइनस ये निकल रहा था, और अभी यहां पर भी एज अ कैटलिस्ट ही टेस्ट कर रहे हैं इसको, यहां भी आगे एज अ कैटलिस्ट ही टेस्ट करेंगे। ये क्या चैप्टर ओपन हो गया? ये तो 8th चैप्टर हो गया। बोरेट आ गया। ये यहां पर देखिए, ये सीरियम का सॉल्ट है, ये बहुत स्लोली रिएक्ट कर रहा है आर्सेनेट के साथ, रिडॉक्स ये C+4 +3 में +5 +7 में जा रहा है शायद, या फिर +3 +5 में जा रहा है। आर्सेनिक है तो 3 और 5 ही रहता है, ये तो 3 5 में जा रहा होगा, देख लेना। Iodide accelerates this reaction and acts as a catalyst. Done. It accelerates the reaction and acts as a catalyst. कुछ ज्यादा नहीं कर रहा, बस वो accelerate कर रहा है रिएक्शन को, क्योंकि C+4 के साथ वो रिएक्शन कर लेता है और I3 माइनस बना लेता है, मतलब I माइनस कन्वर्ट हो जाता होगा I2 में, और फिर I2 में कन्वर्ट हो रहा है, और फिर इसके साथ वो फिर से रिडॉक्स कर रहा है। तो एक्चुअली में यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पे हो क्या रहा है, आयोडीन एज ए कैटलिस्ट तो है, बट वो रिएक्ट भी कर रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो अनचेंज रह रहा है। देखो थोड़ी अजीब सी बात है, ध्यान से देखो तो समझ आएगा। देखो यहां पे क्या किया उसने, आयोडाइन ने, ये दोनों आपस में रिडॉक्स कर रहे थे। ये कौन सा एजेंट बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छा, ये रिड्यूस होने की टेंडेंसी रखता है, तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी रखता है, तो ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। अब ये जो आयोडाइड है I माइनस, ये कभी कभी ऑक्सीडाइजिंग भी होता है, कभी कभी रिड्यूसिंग भी होता है। तो ये कर क्या रहा है, देखो ये बोल रहा है कि हे C+4 आओ मुझे ऑक्सीडाइज कर दो, तो ये ऑक्सीडाइज कर दिया, ये देखो I2 में चला गया ये, और फिर ये I2 में चला गया, तो बोल रहा है अरे तुम तो रिड्यूसिंग एजेंट हो, आओ मुझे रिड्यूस कर दो। तो एक तरह से देखा जाए तो क्या हुआ है कि C+4 C+3 में कन्वर्ट हो गया। यहां पर ये इसको निपटा रहा था, समझो मेरी बात, यहां ये इसको निपटा रहा था, ये इसको निपटा रहा था, अभी दोनों किसको निपटा रहे हैं, आयोडीन को। तो एक बार ऐसे मारे चट से तो ऑक्सीडाइज, एक बार ऐसे मारे तो रिड्यूस, तो अल्टीमेटली आयोडाइड वैसा ही है।
तो उसको हम बोल दे रहे हैं कि कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट का काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो ये ऐसा रिएक्शन है। चलो भाई आगे आ जाते हैं, अपन नाइट्रेट रेडिकल की बात करते हैं। एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन। डाइल्यूट एसिड के साथ कोई एक्शन नहीं होगा, अब नाइट्रेट है भाई, डाइल्यूट एसिड्स के साथ कुछ नहीं होने वाला। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या होगा, तो देखें। अच्छा, नाइट्रेट और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ऑक्सीडाइजिंग वाली लिस्ट में पहले कौन आता था? कौन आता था ऑक्सीडाइजिंग वाली लिस्ट में? पहले नाइट्रेट आता था। नेट से नाइट बर्बाद हुई थी, तो नेट नाइट्रेट था, और फिर से था आपका कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक। ऑल्दो बहुत आसपास थे, बट ठीक है, ई डिग्री वैल्यूज के हिसाब से तो हो जाना चाहिए रिएक्शन। तो अब मुझे बताओ, नाइट्रेट किसको ऑक्सीडाइज कर देना चाहिए? सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड किसमें ऑक्सीडाइज होगा भाई? क्योंकि सल्फर किसमें, पर यहां पर जो ऑक्सीजन है, ऑक्साइड, वो ऑक्सीडाइज हो सकता है। H प्लस नहीं हो सकता। H प्लस कहां से ऑक्सीडाइज होगा? H+2 में चला जाएगा क्या? नहीं जाएगा। सल्फर +6 से ऊपर जा नहीं सकता। ऑक्सीजन -2 से हो सकता है। तो ध्यान रखना, यहां पर निकलने लगती है ऑक्सीजन गैस, यहां पर ऑक्सीजन गैस निकलता है। और ये जो NO3- है, ये क्या होगा? रेड्यूस। तो साथ में NO NO2 दोनों निकलता है। आप NO2 बोल दीजिए, ऑक्सीजन के साथ है। तो ये ब्राउन फ्यूम्स, ये करे हो स्कूल में टेस्ट, ये करे होगे, ये तो सिंपल टेस्ट है, ज्यादा कुछ लग नहीं रहा है इसमें। कॉपर टर्निंग भी डालेंगे, फिल्टर पेपर भी डालेंगे, तो वो भी क्या करेगा? देखो, नाइट्रेट उसको ऑक्सीडाइज कर देगा Cu+2 में। देखो ध्यान से भी, यहां पर रिएक्शन को देखे तो समझ आएगा। क्या बोल रहा है? एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड दिस टू सॉलिड नाइट्रेट गिव्स ब्राउन वेपर्स ऑफ NO2। अब ये ब्राउन वेपर्स के पीछे लॉजिक को समझो। नाइट्रेट और H2SO4 आया, तो साथ में ऑक्सीजन निकल लगता है, समझ आ गया? क्योंकि भाई ये रेड्यूस हुआ है, तो ये ऑक्सीडाइज हुआ होगा, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ऑक्सीजन नहीं हो सकता है O2 में, तो यहां से आया O2। और ये तुम्हारा बना किसमें? NO2, ब्राउन वेपर्स है, सल्फेट पानी ऐसे ही पड़ा है, छोड़ दो उसको। नाउ क्या बोला जा रहा है? एंड आर फर्दर इंटेंसिफाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर टर्निंग। ये जो NO2 है वो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेबल नहीं होता कभी कभी, इसी वजह से उसमें अपन क्या डालते हैं? कॉपर के टर्निंग्स डालते हैं। तो कॉपर के टर्निंग्स को स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइज करता है नाइट्रेट। नाइट्रेट विथ कॉपर, कॉपर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये जाएगा किसमें? कॉपर +2 में। और ये जो नाइट्रेट है ये किसमें आएगा? NO। अब सॉल्यूशन में आपके ऑक्सीजन वैसे ही निकल रहा है, तो NO और ऑक्सीजन मिलके फिर से ब्राउन फ्यूम्स देंगे। तो ब्राउन फ्यूम्स इस तरह से इंटेंसिफाई होगा, बढ़ जाएगा। कॉपर डालने से, फिल्टर पेपर के पीसेस डालने से भी हो जाता है, क्योंकि फिल्टर पेपर के पीसेस में भी कुछ रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अब वो उसके अंदर क्या ऑर्गेनिक एजेंट्स हैं उसकी बात नहीं करेंगे, बट वहां पर होते हैं, तो उससे भी हो जाता है काम। तो ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये जो रिएक्शन है बहुत जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें कौन निकलता है? ऑक्सीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे अपना वही ब्राउन रिंग टेस्ट। तो ब्राउन रिंग टेस्ट में अल्टीमेटली बनाना तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, वो था NO। NO बनाना मेन काम था हमारा। अब वहां पर NO बनाने के लिए डाइल्यूट एसिड से काम हो जा रहा था, लेकिन भाई नाइट्रेट में तुम डाइल्यूट एसिड डालोगे तो NO बनेगा क्या? नाइट्रेट में डाइल्यूट एसिड का कोई एक्शन नहीं, तो क्या डालना पड़ेगा? कंसंट्रेटेड एसिड। तो ये देखो, कंसंट्रेटेड एसिड डाले, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। एंड क्योंकि यहां पर हमें इस रिडॉक्स रिएक्शन के लिए फेरस और इसके लिए क्या देना है? एसिडिक मीडियम देना है। और ये एसिडिक मीडियम स्ट्रॉन्ग एसिड मांगता है। इस वजह से देखो, यहां पर H2SO4 ने ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं किया है, ठीक है? ये सिर्फ कैसा काम कर रहा है? मीडियम। जब रिडॉक्स रिएक्शन कराते हैं तो मीडियम की डिमांड होती है। तो यहां पर ये फेरिक में ही कन्वर्ट हुआ है, और ये तुम्हारा NO में कन्वर्ट हुआ। सल्फ्यूरिक एसिड कुछ नहीं हुआ, देखो सल्फेट आयन वैसे ही पड़ा हुआ है, जस्ट मीडियम है वो। और फिर NO मिल गया, बस हो गया। NO मिल गया तो क्या करना है? फिर हो गया।
दिस एंड दिस, फिर दिस और दिस, ये मिला, और सेम वही ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, और कहानी खत्म, सेम बात। बट नोट वाले पॉइंट्स यहां भी कुछ इंपॉर्टेंट आएंगे, कुछ ऐसे भी आएंगे जिसका रीजन बहुत ज्यादा पता नहीं है, बट कुछ पॉइंट्स हैं। देखिए पहला, दिस कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल, फाइन, ऑन वार्मिंग इट इवॉल्व्स NO, ये तो वहां भी था, सेम पॉइंट था, NO दे देता है तो वार्म नहीं करना है। दूसरा, रेडिकल्स लाइक, ये भी वहां था, ब्रोमाइड, आयोडाइड एंड नाइट्राइट एब्सेंट होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास नाइट्राइट भी है और मेरे पास नाइट्रेट भी है, ठीक है, नाइट्राइट भी है, नाइट्रेट भी है, और मेरे पास कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज नहीं कर सकता, मैं नाइट्राइट को हटा के रिएक्शन करना चाहता हूं, मैं क्या करूंगा, मैं चाहता हूं कि मैं नाइट्राइट को हटाऊं और फिर नाइट्रेट को टेस्ट करूं। मान लो ऐसी चाहत है मेरी, तो मैं क्या करूंगा, सल्फामिक एसिड डालेंगे, याद आ रहा है? नहीं, NO3 माइनस को नहीं हटाता था, नहीं नहीं नहीं, वो क्या था, नाइट्राइट को जब सल्फामिक एसिड डालते थे आप NH2SO3OH ऐसा करके, तब ये नाइट्राइट को किसमें कन्वर्ट कर देता था, पूरा नाइट्रोजन। यूरिया वगैरह भी यही करते थे, बट वहां बताए थे ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट्स भी डेवलप कर देते थे, ठीक है, ऐसा नहीं कि वो नाइट्रेट को उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं, वो ट्रेसेस ऑफ नाइट्रेट डेवलप करते थे। तो सल्फामिक एसिड इज यूज्ड एज अ नाइट्राइट किलर, वो पॉइंट याद दिलाना चाहता हूं। चलो, दिस प्रोड्यूसेस कलर्ड गैसेस, पता ही है कलर्ड गैसेस दे रहे हैं। देन दीज 3 पॉइंट्स, ये भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th पॉइंट, जैसे क्रोमिल क्लोराइड में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था कि कुछ क्लोराइड्स होने के बावजूद नहीं दे रहे थे, क्या नहीं दे रहे थे, क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट। कौन कौन थे वो, AgCl, Hg2Cl2, HgCl2, SnCl4, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट SnCl4 था, और PbCl4 भी था, क्या PbCl4 भी था। वैसे यहां भी कुछ नाइट्रेट्स हैं जो टेस्ट नहीं देते, वो ये नाइट्रेट्स, कैल्शियम नाइट्रेट, बेरियम नाइट्रेट एंड लेड नाइट्रेट, ये टेस्ट नहीं देते। देखो, कैल्शियम नाइट्रेट क्यों नहीं देते, बोला जाता है कि जब हम डालेंगे तो उसमें क्या होगा, जो फेरस सल्फेट डाले हो ना और सल्फ्यूरिक एसिड डाले हो, तो इनके सल्फेट क्या हो जाएंगे, प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, ठीक है, इनके सल्फेट्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, इनके सल्फेट्स प्रेसिपिटेट हो जाएंगे, मतलब जैसे कैल्शियम सल्फेट प्रेसिपिटेट, देखो कैल्शियम सल्फेट फिर वही बॉर्डर लाइन सॉल्युबिलिटी वाला है, ये बताया था, ये 2 ग्राम कुछ घुलता है 100 ml में, तो 2 ग्राम ना बहुत कम है ना बहुत ज्यादा है, ये थोड़ा बॉर्डर लाइन वाली सॉल्युबिलिटी है, तो इसलिए किसी किसी किताबों में उसको लिखता है सॉल्युबल है, कहीं कहीं इनसॉल्युबल है। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि बॉर्डर लाइन वाली चीज को आपसे पूछा जाए कि सॉल्युबल है कि नहीं है, लेकिन हाँ यहां पर ये इतना इनफ इनसॉल्युबल है, इस कंडीशन में प्रेसिपिटेट बनाने को तैयार है, इस कंडीशन में प्रेसिपिटेट बनाने को तैयार है। अब एक चीज और निकल के आती दिमाग में, क्या कि यार अगर ये प्रेसिपिटेट कर रहे हैं तो साला सिल्वर नाइट्रेट का भी टेस्ट नहीं आना चाहिए। आता है दिमाग में, अभी नहीं आएगा तो पढ़ोगे तो शायद आ जाए, क्योंकि सिल्वर सल्फेट भी इनसॉल्युबल था, क्या सिल्वर सल्फेट भी क्या था, इनसॉल्युबल था। तो अगर भाई सिल्वर सल्फेट नहीं था इनसॉल्युबल, अच्छा बेरियम था क्या, बेरियम तो आ गया इधर, मर्क्यूरी था, मर्क्यूरी था, और क्या था, स्ट्रोंशियम यहां नहीं आया, चलो स्ट्रोंशियम ही ले लो आप, स्ट्रोंशियम का नाइट्रेट, स्ट्रोंशियम का नाइट्रेट, ये भी क्या होना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था, बट वही बात है जो सॉल्युबिलिटी है। अब आप बोलोगे कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट, देखो क्या क्या डाउट आएगा मन में, मैं बता दे रहा हूं, अभी से क्लियर कर रहा हूं। जब आप बात करो कैल्शियम सल्फेट, फिर स्ट्रोंशियम सल्फेट एंड बेरियम सल्फेट, सॉल्युबिलिटी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा किसकी सॉल्युबिलिटी है, ये है ना ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर ये है, क्योंकि बेरियम सल्फेट तो प्रेसिपिटेट ही होता है। अच्छा, स्ट्रोंशियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट से ज्यादा सॉल्युबल है, सॉरी कम सॉल्युबल है, तो भाई यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट जब आपने डाला है तो कैल्शियम सल्फेट आ जा रहा है प्रेसिपिटेट,
तो अगर स्ट्रोंशियम नाइट्रेट डालेंगे तो स्ट्रोंशियम सल्फेट तो आना ही चाहिए, ऐसा लग रहा है ना, ये तो आना ही चाहिए। बट यहां पर लिखा हुआ है सिर्फ यही 3 पॉइंट है, यही 3 है जो कि रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं टेस्ट को। तो देखो इसके पीछे ऐसे सोचना पड़ेगा कि क्या पता ये जो स्ट्रोंशियम नाइट्रेट है इसका नाइट्रेट इतना ज्यादा सॉल्युबल होगा कि नाइट्रेट आयंस इतने ज्यादा आएंगे सॉल्यूशन में कि उसके प्रेसिपिटेशन से पहले यहां पर कौन सा क्या फॉर्मेशन हो जाए, ब्राउन रिंग फॉर्मेशन हो जाए। उसके प्रेसिपिटेशन को सप्रेस करके क्या फॉर्मेशन हो जाए, ब्राउन रिंग फॉर्मेशन हो जाए। फिलहाल मैं एक बार देख के आपको अगली क्लास में बता दूंगा कि स्ट्रोंशियम नाइट्रेट देता है कि नहीं, लेकिन ऑल्दो अगर नहीं देता होता ना तो यहां पर लिखा होता। यहां पर ये 3 ही लिखे हैं तो आपको 3 ही ध्यान रखना है, कैल्शियम, बेरियम एंड लेड। ये डू नॉट रिस्पॉन्ड टू द टेस्ट ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन। स्ट्रोंशियम जहां तक मुझे भी याद आ रहा है नहीं वो रिस्पॉन्ड करता है, स्ट्रोंशियम नाइट्रेट रिस्पॉन्ड करता है, बट फिर भी एक बार चेक कर लूंगा। वैसे यहां 3 लिखा है तो 3 ही होंगे पॉसिबल, ठीक है। तो ऐसे ही सोचना है वहां पर। देन ये तो ठीक है, नाइट्रेट के इसमें ये हो गया। आ जाओ अगला रिएक्शन, रिडक्शन टू अमोनिया। सो व्हेन मेटल नाइट्रेट का रिएक्शन हो रहा है जिंक के साथ, जिंक रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रेट को जिंक के साथ जब आप रिड्यूस करते हैं बेसिक मीडियम में, जिंक बहुत बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो ये सीधे इसको रिड्यूस करता है किसमें, अमोनिया में। ये इसको रिड्यूस करता है अमोनिया में, सीधे अमोनिया में रिड्यूस, और ये ऑक्सीडाइज होता है जिंक बेसिक मीडियम में, Zn+2 में जाएगा, और Zn+2 बेसिक मीडियम में क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स। याद आ रहा है, जिंकेट बोलते हैं जिसको आप, तो ZnOH4-2, ये ऐसा कॉम्प्लेक्स, ये लीजिए ये कॉम्प्लेक्स जिंकेट भी बोल सकते हैं। एल्यूमिनियम भी एम्फोटेरिक, तो ये भी इसको नाइट्रेट के साथ इसको अमोनिया में कन्वर्ट करता है। बहुत जरूरी दोनों रिएक्शन है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है और ये एल्यूमिनेट बना लेता है। आजकल क्या है कि जिंक और एल्यूमिनियम मेटल्स तो यूज होते ही थे, आजकल एक अलॉय यूज होता है, देवरदास अलॉय, जिसमें कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम का अलॉय है। ये और बेहतर तरीके से इसको रिड्यूस करता है और अमोनिया बहुत अच्छे से निकलती है, ठीक। तो ये अलॉय आजकल यूज होता है। ऑल्दो रिएक्शन लिखने आपको आएगा जिंक और एल्यूमिनियम का, तो रिएक्शन बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अमोनिया निकल रहा होता है रिएक्शंस में। ये देखो ये लिखा भी हुआ है, Devardas alloy copper, aluminum, zinc can also be used in the place of metal for better performance. Nitrite can also be reduced to ammonia by the same reagents and give the same observation. NO2 minus B reduce हो जाता है। Ammonia gas evolved can be detected by pungent smell, moist litmus paper को blue करेगा because basic है, then produces white fumes when it comes with HCl rod, ठीक है, and turns brown filter paper dipped into Nessler's reagent, ये Nessler's reagent at iodide of Million's base. It turns the black filter paper dipped in MnSO4 H2O2 solution को ब्लैक कर दे रहा होगा। कैसे ब्लैक कर रहा है देख लेते हैं। ये E वाला पॉइंट ध्यान से देखेंगे, ये बोल रहा है it turns black the filter paper dipped in MnSO4 H2O2, Mn+2 और H2O2 के बीच में कोई रिएक्शन नहीं है, ठीक, तो इसका मिक्सचर यूज करा जा रहा है। Mn+2 और H2O2 के बीच में कोई रिएक्शन नहीं है, बट बेसिक मीडियम में Mn ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, +4 में जा रहा है। बेसिक मीडियम में ये +4 में जा रहा है, लाइक दिस, ठीक। और H2O2 क्या हो रहा है, हमने वो लिखा था ना जो सीरीज, उसमें H2O2 2 जगह आया था शायद। ऊपर कैसे आया था, H2O2 बेसिक आया था क्या, H+ आया था, और सबसे नीचे क्या आया था, H2O2 बेसिक नीचे आया था। उससे फिट हो रहा है क्या यहां पे, नहीं हो रहा है। Mn+2 ऑक्सीडाइज हो रहा है, अच्छा Mn+2 तो लिस्ट में था ही नहीं, MnO4- था, ये MnO2 में जा रहा है,
MnO2 था, ये MnO2 ही है एक तरह का, है ना, MnO2 का ही हाइड्रेटेड फॉर्म है। तो H2O2 बेसिक मीडियम में MnO2 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, मतलब Mn+2 को MnO2 में ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक, तो फिजिबल है रिएक्शन, फिजिबल है रिएक्शन। ऑक्सीडाइजिंग पावर में जब हमने बात की थी, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर में कौन आया था, एक बार उससे देख लेते हैं अप्रोच करके। ऑल्दो रिएक्शन देखकर समझ आ रहा है क्या बनेगा, ये अगर रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा वो समझ में आ रहा है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करेंगे तो कौन अच्छा था, MnO2 वॉज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2। ठीक है, MnO2 वॉज अ बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन H2O2 OH माइनस। यानी कि अगर E डिग्री बोला जाए, E डिग्री ऑफ MnO2 Mn+2 is greater than E degree of H2O2 अगर यहां पे Mn+2 Mn+4 में कन्वर्ट हो रहा है और ये रेड्यूस हो रहा है, तो ये देखो ठीक ही है। देखो ये वाला क्या है, ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है H2O2 OH माइनस से, ये वैल्यू बड़ी है ना, क्योंकि ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ रहे हो, ये जो है ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इससे लिस्ट के हिसाब से। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा है, इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू इससे बड़ी है, ई डिग्री वैल्यू। तो अगर हम यहां पर ऐसा लिख दें ई डिग्री ऑफ Mn+2 से MnO2, तो ऑब्वियसली साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये तो अब इसका नेगेटिव हो गया ना, तो अब नेगेटिव हो गया तो ये वैल्यू अब इससे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल है, ये रिएक्शन फिजिबल है। Mn+2 विद दिस रिएक्शन इज फिजिबल। और देखो ये फिजिबल नहीं है, वाओ, ये समझ में आ रहा है, क्योंकि वहां पर क्या लिखा था हमने, मन पर मन का कंट्रोल, ऐसा लिखा था ना, तो मन पर, तो वहां पर H2O2 आया था, पर मन का कंट्रोल। तो देखो यहां पर H2O2 ग्रेटर देन MnO2 था, लेकिन MnO2, देखो बात को समझो, MnO2 ग्रेटर देन किससे आ रहा है, H2O2 OH माइनस, समझ आ रही बात, MnO2 ग्रेटर देन दिस। तो अब जब हम बात करेंगे कि Mn+2 MnO2, तो फिर इससे बेटर ये आ जाएगा क्योंकि उल्टा किए, लेकिन यहां पर अगर उल्टा करोगे तो फिर नहीं होगा। तो इस वजह से Mn+2 प्योर H2O2 के साथ रिएक्शन नहीं शो कर रहा है, ये बिल्कुल ई डिग्री वैल्यूज से जस्टिफाइड है, ई डिग्री वैल्यूज से बिल्कुल जस्टिफाइड है लिस्ट से। थोड़ा खुद से दिमाग लगाना, समझ आ जाएगा बात क्या बोल रहा हूं। हाँ वही रिड्यूसिंग पावर से कंपेयर कर रहे हैं उल्टा करके। तो Mn+2 ये ब्लैक प्रेसिपिटेट बना रहा है, तो ब्लैक, इट टर्न्स ब्लैक द फिल्टर पेपर डिप्ड इन दिस, तो ठीक है उसको ब्लैक कर रहा है बिकॉज पाइरोलुसाइड बन जा रहा है। एंड दिस OH माइनस कम्स फ्रॉम द रिएक्शन अमोनिया विथ OH माइनस। ठीक, OH माइनस अमोनिया से आ रहा है क्योंकि अमोनिया निकल रहा है आपके पास। क्योंकि देखो यहां पर आपको ये समझ नहीं आएगा कि अमोनिया कैसे टेस्ट हुआ, अगर इसमें डाउट होगा पढ़ोगे तो कि अमोनिया कैसे टेस्ट हो गया इससे, तो कैसे टेस्ट हो गया अमोनिया इससे, ई वाले से, बताओ अमन समझाओ, इससे अमोनिया कैसे टेस्ट हो गया। हम तो ये अमोनिया की टेस्टिंग पढ़ रहे हैं ना, वी आर टेस्टिंग अमोनिया, तो अमोनिया कैसे टेस्ट हो गया इससे, ये समझाओ मेरे को। जैसे इससे तो समझ आ गया अमोनिया टेस्ट हो गया, क्योंकि नेस्लर्स रिएजेंट को क्या किया, कर दिया, अमोनिया ही ने किया, ठीक है। इससे कैसे अमोनिया टेस्ट हुआ, ये तो कुछ भी हो रहा है, अमोनिया कैसे टेस्ट हुआ ये समझाओ मेरे को। हाँ
नहीं, इसका और इसका कोई लेना देना थोड़ी ना है, इसका कोई लेना देना नहीं। ये ई है, ई, ये डी है, ये अलग है, ठीक है, कोई लेना देना नहीं है। बताओ, देखो, अगर आपका फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर में आपके पास आपने डिप किया किसमें, Mn+2 और H2O2 में, तो फिल्टर पेपर में कोई कलर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इनका कोई रिएक्शन ही नहीं है। वही डिग्री वैल्यू से भी समझ सकते हैं। लेकिन अगर इसी फिल्टर पेपर को मैं लेकर गया और NaOH के सॉल्यूशन में डिप कर दिया, किसके सॉल्यूशन में? NaOH में डिप कर दिया, तब कलर आएगा क्या? आ जाएगा। क्या कलर? ब्लैक कलर। ठीक है, तो अमोनिया हो गया डिटेक्ट? नहीं हुआ। अमोनिया कहां हुआ? आप तो NaOH में ले जाके डुबा रहे हो उसको। अब अगर तेरा जो गैस है, अगर वो गैस बेसिक है, तो वो भी क्या जनरेट कर देगा फिल्टर पेपर में? OH-। तो अमोनिया गैस जो आ रही है तुम्हारी, वो कैसी गैस है? बेसिक गैस है। तो अगर उस बेसिक गैस के सामने, NaOH में मत ले जाके डुबाओ, क्या करो, उस बेसिक गैस के सामने इस फिल्टर पेपर को लाओगे, तो वो बेसिक गैस उसमें क्या प्रोड्यूस करेगी? OH-। और उस OH- की वजह से ये दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगा, जिससे Mn+2 ऑक्सीडाइज होगा MnO2 में, और आपको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिलेगा। तो एक्चुअली में ये OH- कौन दे रहा है? अमोनिया दे रहा है। इससे पता चला कि वो जो गैस है वो क्या है? अमोनिया है। अब सोचो, अभी जो गैसेस पड़े, CO था, CO2 था, ब्रोमीन था, क्लोरीन था, और उसके बाद और NO2 था, NO था, ये सभी गैसेस थे। भाई ये कोई भी गैसेस यहां पर इसको ब्लैक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये या तो न्यूट्रल है या तो एसिडिक है। तो ये कोई भी बेसिक गैस नहीं है। बेसिक गैस अमोनिया है, मोस्ट कॉमनली यूज होता हुआ, तो अमोनिया के लिए अच्छा टेस्ट है। समझ आ गया ये रिएक्शन? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डी पॉइंट भी और ये ई पॉइंट भी, इसीलिए इसको इतना टाइम देकर मैंने आपको बताया। दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिडक्शन टू नाइट्राइट। अच्छा, ये फिर एक टेस्ट पढ़े थे ना अपन नाइट्राइट के लिए, ग्रीस इलोवेसा टेस्ट, ऐसा कुछ पढ़े थे ना? क्या कलर था? कुछ में कुछ कलर आ रहा था, शायद कपलिंग ही था वो। क्या? सल्फोनिक एसिड के साथ रेड डाई बन रहा था कुछ। तो नाइट्राइट को जिंक के साथ आप रिड्यूस कर सकते हैं। देखो भाई, जिंक के अलग अलग रूप। नाइट्रेट को जिंक के साथ बेसिक मीडियम रख रहे थे, कौन सा गैस निकल रहा था? अमोनिया। पीछे देखे, बेसिक मीडियम में और उत्तेजित हो जाता है रिड्यूस करने के लिए, और ऐसा लल्लू एसिड देके बोलोगे रिड्यूस कर, तो बोलेगा ज्यादा रिड्यूस नहीं कर पाऊंगा, +3 में ले जाऊंगा बस, और ज्यादा नहीं। क्योंकि मीडियम कौन सा दे दियो? वीक एसिड वाला। याद रखना भाई। तो ये नाइट्राइट में करता है, वीक एसिडिक मीडियम में। और अब नाइट्राइट में किया तो टेस्ट कहां से हो गया? अब नाइट्राइट को डिटेक्ट कर लेंगे, ठीक है, नाइट्राइट को डिटेक्ट कर लेंगे। लेकिन भाई अगर नाइट्राइट रेडिकल पहले से है तो गया ये टेस्ट, कोई मतलब नहीं है। नाइट्राइट पहले से है तो क्या मतलब है फिर? ठीक है, तो इसलिए लिखा हुआ है नाइट्राइट रेडिकल इंटरफेयर्स एंड शुड बी रिमूव्ड बाय, आ गया। ठीक है, अगर ये टेस्ट करना है तो अगर आपको शक है कि भाई मेरे पास नाइट्रेट आयन है और नाइट्राइट भी, तो आप अगर ये टेस्ट परफॉर्म करके नाइट्रेट को डिटेक्ट करना चाहते हो, समझना मेरी बात, अगर ये टेस्ट परफॉर्म करके नाइट्रेट को डिटेक्ट करना चाहते हो, तो नाइट्राइट के रहते हुए ये टेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि तुम जिंक डालोगे, नाइट्रेट था नहीं था क्या पता, अल्टीमेटली तो नाइट्राइट बन जाना है, और नाइट्राइट बनेगा, उसके बाद फिर ग्रीस इलोस्वे आप डाई टेस्ट करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो इससे पहले इसको मार दो। मारने के लिए क्या करो? सल्फामिक एसिड डाल दो, ये मर जाएगा। यही तो था बे। अरे वो स्पेलिंग का कुछ फर्क होगा, सेम ही होगा भाई, वही था ही। वहां क्या था? सल्फामिक लिखा था क्या? वो शायद कॉमन नेम रहा होगा, ये भी तो वही होता होगा। रुक जा देख लेता हूँ, क्या अलग अलग एसिड थोड़ी ना आ जाएंगे, वही लिखा था ना।
अरे वही एसिड होता है यार। बहुत होगा तो यहां पर होगा तो बहुत ज्यादा एरोमेटिक हो जाएगा इनिलिक आ जाने से। एक बार मैं देख लेता हूं। फिर भी वहां पे सल्फामिक था क्या? यही था। वो एरोमेटिक हो जाएगा और क्या। हाँ, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा है सल्फानिलिक का। वहां भी यही दिखाया था क्या मैंने? SO3H और यहां पर NH2। ये सल्फानिलिक एसिड है, ठीक। वो अलग था क्या? उसमें बेंजीन नहीं थी क्या? लेकिन अमीनो और ये था ना दोनों ग्रुप, और बीच में शायद एलिफेटिक था कार्बन। ठीक है, तो इनिलिक से वही समझ आ रहा है कि नेचर तो वही होगा। ठीक है, नेचर वही है, दोनों का काम वही है। सल्फामिक भी यूज कर सकते हो, सल्फामिक भी यूज कर सकते हो। चलो आ जाओ, सल्फेट की बात करेंगे। नेक्स्ट इज सल्फेट। अब सल्फेट और फॉस्फेट के कोई खास टेस्ट है नहीं, सिंपल सिंपल है, पढ़ाने का ज्यादा कुछ नहीं। टेस्ट विथ MCl2 सॉल्यूशन। सल्फेट की सॉल्युबिलिटी M+2, भारत सरकार, तीनों ही इनसॉल्युबल है, तो व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा। और जब आप डाइल्यूट मिनरल एसिड डालोगे तो स्टिल इनसॉल्युबल रहेगा। याद है? ये पॉइंट याद आ रहा है? डाइल्यूट मिनरल एसिड डालने में भी इनसॉल्युबल रहेगा। ठीक है, क्योंकि सल्फेट वीक बेस है, वीक बेस भी है और वोलेटाइल प्रोडक्ट भी नहीं बनाता, तो डाइल्यूट एसिड्स में नहीं घुलता। उसको चाहिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, उसमें घुल पाता है। तो डाइल्यूट मिनरल एसिड में अगर इनसॉल्युबल है तो एक तक समझ में आ रहा है कि सल्फेट होगा। ठीक, और देख लीजिए ये कैसा टेस्ट है, बस हो गया, ये कंफर्मेटरी टेस्ट है, क्योंकि और कोई ऐसा बिहेवियर नहीं शो करता कि तीनों ही इनसॉल्युबल होंगे। और अगर तीनों इनसॉल्युबल है भी तो वो कार्बोनेट वार्बोनेट के रहते हैं शायद तीनों इनसॉल्युबल। एक बार कार्बोनेट का देखना, शायद कार्बोनेट के तीनों इनसॉल्युबल होते हैं, और कार्बोनेट के तीनों इनसॉल्युबल है, लेकिन जैसे उसमें डाइल्यूट मिनरल एसिड डालोगे वो तो घुल जाएंगे। लेकिन यहां पर ये इनसॉल्युबल है और घुल भी नहीं रहा है, तो फिर वो कंफर्मेटरी टेस्ट है सल्फेट का। अच्छा, एसिटेट आयन, लेड एसिटेट के साथ भी व्हाइट प्रेसिपिटेट आएगा, एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट अगेन इट इज इनसॉल्युबल इन मिनरल एसिड एंड ऑल्सो कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ सल्फेट। देन फिर आया प्रेसिपिटेट और HG नाइट्रेट, तो येलो प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, HgSO4.2HgO. This precipitate obtained is even from the suspension of barium sulfate and hence this is very sensitive test and confirmatory. कुछ पढ़ाने का नहीं है, सल्फेट और इसके बीच में एक प्रेसिपिटेट बनता है, HgSO4.2H2O। ठीक, और बहुत ही सेंसिटिव टेस्ट है। फिर आया ये KMnO4 बेरियम सल्फेट टेस्ट। In this test, barium chloride is added to the mixture of KMnO4 and barium sulfate. Barium sulfate is pink colored violet due to absorption of KMnO4. The absorbed permanganate can be reduced. क्या हुआ क्या? In this test, barium chloride is added to mixture of KMnO4 and sulfate salt. ठीक है, अपने पास था KMnO4 और सल्फेट का सॉल्ट, जो भी सल्फेट आपके पास था, और इसमें बेरियम क्लोराइड डाले। तो भाई बेरियम क्लोराइड जब डालोगे तो एक बात तो तय है कि बेरियम और सल्फेट का क्या होगा, प्रेसिपिटेट आएगा। बेरियम सल्फेट फॉर्म्ड इज पिंक्ड इन कलर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ KMnO4. The absorbed permanganate cannot be reduced by the common reducing agent including H2O2. ठीक है, KMnO4 डाल दिए हैं, हाँ तो व्हाइट PPT आएगा। ठीक है, व्हाइट PPT आएगा। अब ये थोड़ा और उसको फैशनेबल बना दिया गया टेस्ट को,
उसमें KMnO4 डाला गया, तो वो बेरियम सल्फेट की प्रॉपर्टी है कि वो उसको क्या कर रहा है, एड्सॉर्ब कर ले रहा है और वो खुद पिंक हो जा रहा है। और वो पिंक कलर को छुड़ाना बड़ा मुश्किल है, कोई भी डिटर्जेंट डाल दो छूटेगा नहीं वो दाग। देखो H2O2 भी डालोगे तो वो अभी भी कैसा है, पिंक है। ये ऐसी बात है, इसमें कुछ खास नहीं। चलो वो एक्चुअली हो बस वही सिंपल सा प्रेसिपिटेशन रहा है, ठीक। KMnO4 यहाँ पे जबरदस्ती कलर देने आया है। चलो भाई, बचा बोरेट एंड देन बोरेट, फॉस्फेट और फिर क्रोमेट, डाइक्रोमेट, ठीक। और मैंगनेट होगा, छोटे छोटे हैं, उसमें कुछ नहीं है। फॉस्फेट वगैरह तो कुछ भी नहीं है। बोरेट को देखा जाए, BO3 माइनस। अब देखो बोरेट जरूरी नहीं है कि ये BO3 माइनस हो, ये मेटाबोरेट भी आ जाएगा, BO2 माइनस, ऑर्थोबोरेट, मेटाबोरेट और आपके पास पायरोबोरेट, ये सब बोरेट्स में ही आएंगे, ठीक है। तो पहले हीटिंग रिएक्शन H3BO3 का याद है? याद है हीटिंग रिएक्शन कैसे बताए थे? 3 सीक्वेंस से बताए थे हीटिंग। एक आपको पढ़ाए थे H3PO4 की हीटिंग, H3PO4 की हीटिंग, H3BO3 की हीटिंग और H4SiO4 की हीटिंग। याद करो, हीटिंग ऑफ ऑक्सी एसिड्स, उसके अंदर पढ़े थे 2 टॉपिक्स, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट और लेस देन मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। मैक्सिमम वाले में हिंट क्या बताए थे? पानी निकालना है। और लेस देन मैक्सिमम वाले में क्या बताए थे? पानी नहीं निकालना, डिसप्रपोर्शनेट करते थे, एक और छोटा वाला, है ना। तो अगर सल्फ्यूरस एसिड है, हीटिंग करेंगे क्या होगा बताओ राजा? सल्फ्यूरस एसिड को हीट करेंगे क्या होगा? H2SO3 हीट करेंगे क्या होगा बोलो? और साथ वाला प्रोडक्ट ज्यादा जरूरी है, वो बता। H2SO4 तो लड़के चिल्ला दिए सब अभी, एक तो एक ही बनेगा। छोटा वाला प्रोडक्ट बता, बताओ ओम झा। SO2 बोलो भाई, सल्फर गिर जाता था, तो H2SO4 और सल्फर गिर जाता था। चल भाई बताओ, अशांक HNO2 हीट करने से क्या होगा बोलो? HNO2 हीट करने से क्या होगा? हाँ तेरी से पूछने वाला हूं, बता प्रियांशु, HNO2 हीट करने से क्या होगा? ठीक बोल रहा है, HNO3 और NO, ठीक है। अच्छा, H2C2O4 के साथ हीट करेंगे क्या होता था बोल मंथन? H2C2O4 CO2, ठीक बोल रहा है क्या? ये पीछे CO2 ठीक बोल रहा है। और छोटा वाला प्रोडक्ट बता भाई। अबे H2C2O4 में कार्बन कौन सी स्टेट में? +3 में है, तो एक तो इक बनता है, सभी बोल दिए, तो H2CO3 बनेगा। चल वो तो हट ही जाएगा, फिर H2O और CO2। अब भाई +3 से नीचे तो CO ही है ना इसका, कि कार्बन जमा दोगे? हाँ, तो यहां CO ही बनेगा। तो इसी तरह के रिएक्शन था, और इसमें अपने पढ़ा था, सीक्वेंस में पढ़ा था, हाँ, मेटापाइरो फिर एनाइड्राइड, हाँ ऐसे करके बताए थे। पर बोरॉन कितने हाइड्रोजन है, ठीक, पर बोरॉन कितने हाइड्रोजन है ऐसे याद कराए थे। तो पर बोरॉन 1 है, पर बोरॉन ½ है, और यहाँ पे है ही नहीं। तो अब यहाँ पे डिग्री से भी दे दिया है, 100 डिग्री पे ये, 140 पे ये, और 500 से ऊपर जाओगे तो ये, ठीक है, हीटिंग प्रोसेस हो गया। देन सभी काइंड ऑफ जो बोरेट है उनको, वो एल्कलाइन है नेचर में, क्योंकि भाई H3BO3 कैसा एसिड है? स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? H3BO3 बहुत वीक एसिड होता है। तो बोरेट्स कैसे सॉल्ट हो गए? बहुत स्ट्रॉन्ग बेस हो गए। बोरेट्स कैसे बेस हो गए? स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग बेस पानी में डालोगे तो बहुत तगड़े से क्या करेंगे? हाइड्रोलिसिस, और सॉल्यूशन को क्या कर देंगे? बेसिक, ठीक है। जैसे कि अपना कार्बोनेट है, ये भी कुछ हद तक बेसिक करता था। अच्छा, कार्बोनेट जो है वो फिनोफ्थलीन से डिटेक्ट हो जाता था? हो जाता था। बाइकार्बोनेट हो जाता था फिनोफ्थलीन से डिटेक्ट? नहीं। अच्छा, सल्फाइट जो था वो फिनोफ्थलीन से डिटेक्ट होता था?
सल्फाइड। तो क्या करते थे, पीछे बताओ बेटा, सल्फाइड के लिए क्या करते थे, सल्फाइड और बाई सल्फाइड फेनोफ्थलीन से डिटेक्ट नहीं होता था, लड़के बोल रहे हैं ऐसा। बताओ बेटा, सल्फाइड और बाई सल्फाइड के लिए क्या करते थे, बताओ बताओ बताओ। बोल मंथन बोल। लिटमस, याद आ रहा है, लिटमस। तो HSO3 माइनस काइंड ऑफ न्यूट्रल था, तो लिटमस पे एक्शन नहीं था, बट सल्फाइड लिटमस को चेंज करने में पर्याप्त था। ठीक, चलो तो ठीक है, ये सभी बेसिक होंगे। ये आपका नॉर्मल ऑर्थोबोरेट, पाइरोबोरेट, मेटाबोरेट, ये सभी बेसिक होंगे। सभी पानी के साथ हाइड्रोलाइज होके यही बनाते थे। H3BO3 इनका एकमात्र इक एसिड है, H3BO3। अब आते हैं आगे, इसमें एक दो टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। अब ये कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एंड कंसंट्रेटेड HCl, शायद बोरेट स्कूल की लैब की सिलेबस में नहीं होगा, शायद लैब में नहीं करे होगे। चलिए, concentrated sulfuric acid, in this test when concentrated is added to the solution of borate in cold conditions, no visible change is observed. On heating, white fumes of H3BO3 are observed. देखिए, concentrated sulfuric acid डालोगे, कोल्ड कंडीशंस में कोई विजिबल ऑब्जर्वेशन नहीं आएगा, लेकिन ये जो H3BO3 है ना, इसके भी फ्यूम्स निकलते हैं, ऑर्थोबोरिक एसिड के भी फ्यूम्स निकलते हैं रूम टेम्परेचर से थोड़े ऊपर हीट करने पे। तो हीट करोगे, व्हाइट फ्यूम्स अगर आ गया, तो व्हाइट फ्यूम से एक तरह से पता चल जाता है कि वहां पर हो सकता है क्या हो, बोरेट हो सकता है बोरेट हो। ठीक है, और उसके बाद अब यहां पे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ही यूज करना है, नॉट कंसंट्रेटेड HCl, क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl आप जनरली यूज करे होगे कभी लैब में, कभी नहीं सुने होगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड HCl अगर यूज कर लोगे तो सब कुछ धुआं धुआं हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धुआं धुआं हो जाएगा, क्योंकि फ्यूम बहुत ज्यादा करता है। ठीक, तो ये देख, तो however the addition of concentrated HCl in cold conditions leads to the formation of white crystals of H3BO3, but concentrated HCl in hot conditions cannot be used because it fumes a lot even at room temperature. तो बोरेट प्लस दिस, ये इस तरह से व्हाइट क्रिस्टल बन रहा है कोल्ड कंडीशंस पे, बट आप इसको गर्म नहीं कर सकते, HCl बहुत ज्यादा धुआं करता है, therefore we don't use HCl। अब यहां पे एक चीज समझ में देखो, क्या चीज है, क्या क्या अलग लग रहा है कि यहां पर ये प्रेसिपिटेट है और यहां पर क्या हो रहा है, ये उड़ रहा है। इसका रीजन H बॉन्डिंग हो सकता है, वो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ बोरेट क्या बना रहा हो, H बॉन्डिंग। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा वोलेटाइल है, वो उड़ रहा है, तो उसके साथ बोरिक एसिड भी उड़ जा रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। देखो लेके पढ़ते हैं आगे, देखो ध्यान से। BOH3 produced forms hydrogen bonds with concentrated sulfuric acid and does not aggregate together to be precipitated out। ठीक, H बॉन्ड बना रहा है उसके साथ, इसलिए H बॉन्ड बना रहे का मतलब क्या हुआ, H बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब है कि प्रेसिपिटेट होने की टेंडेंसी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि उसको बहुत अच्छे से सॉल्वेशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है, बहुत अच्छे से सॉल्वेशन। जैसे पानी अगर किसी के साथ H बॉन्ड बना रहा है तो इसका मतलब क्या है, अच्छे से सॉल्वेट कर रहा है, तो उसको जाने नहीं देगा। प्रेसिपिटेट हो जाने का मतलब क्या है, चला गया वो, समझ रहे हो, वो चला कब जाएगा, जब उसको सॉल्वेंट उसके साथ अभद्र व्यवहार करेगा। और अभद्र व्यवहार क्या होता है कि जा तेरे साथ सॉल्वेशन नहीं करूंगा, लात मार के बाहर कर देता है, तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। लेकिन यहां पर H3BO3 जो है वो H2SO4 उसके साथ क्या कर रहा है, आओ तुम्हारे साथ सॉल्वेशन करेंगे, तुमको जाने नहीं देंगे, तो जाने नहीं देंगे, तो इस वजह से वो वहां पर उसके साथ है, प्रेसिपिटेट नहीं हो रहा है। HCl क्या बोल रहा है, हम नहीं करने वाले तुम्हारे साथ H बॉन्डिंग वगैरह, तुम जाओ, और इसलिए वो क्या हो जा रहा है, प्रेसिपिटेट आउट हो जा रहा है। ये नॉर्मल सी टेंडेंसी, ऐसा होता ही है। In case of HCl, no hydrogen bond taking place and BO3 will aggregate to form white crystal, solvation ही इफेक्ट है। चल ठीक है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट तो ये है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट। अब इसको बोलते हैं बच्चे की BO3 माइनस JEE के सिलेबस में नहीं,
लेकिन भाई बोरॉन फैमिली तो सिलेबस में है ब्लॉक के, ठीक है, तो ये बोरॉन फैमिली का रिएक्शन मान के पढ़िए, पढ़ना तो जरूर है, ठीक है, बोरॉन फैमिली के रिएक्शन को मान के पढ़िए। देखिए इसमें क्या किया जाता है कि आपने पहले BOH होल 3 को लिया और उसके बाद इथेनॉल या मिथेनॉल डाला उस, अब उसने कुछ किया और उसके बाद फिर उसमें ऐसा आग लगा दिया। तो आग लगा दोगे, क्यों डर क्यों रहा, क्या अच्छा ये देख चुका है, बोला पीछे हो जा रहा है हमें। तो ये आग लगा देंगे और आग लगा देने से फ्लेम जो है वो मस्त कलर का निकलता है, ग्रीन कलर का एक अद्भुत फ्लेम है। वो फ्लेम सिर्फ बोरेट रेडिकल्स ही देते हैं। हाँ कैल्शियम और बेरियम के सॉल्ट्स भी देते हैं अपना वो फ्लेम टेस्ट, उनका भी एप्पल ग्रीन, हाँ एप्पल ग्रीन वो भी देते हैं, तो उसका भी अभी जुगाड़ बताया जाएगा आपको। देखिए तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपके पास बोरिक एसिड है, बोरेट से बोरिक एसिड बन गया क्योंकि हमने उसमें एसिड डाल दिया, ठीक, इज एडेड टू द सोल्यूशन, बोरेट आयंस प्रेजेंट। अब ये रिएक्ट कर रहा है BOH होल थ्राइस। भाई मैकेनिज्म वगैरह से मत सोचना, आप ऐसे सोच सकते हो कि कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, ये H+ लग गया होगा और फिर मिथेनॉल इसको क्या कर दिया होगा, मान लो ऐसा निकाल दिया होगा, तो तीनों जगह OMe 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 लग गया, ये OMe 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 और ये OET OET OET। एंड अब इसको क्या कर रहे हैं, कलरलेस फ्यूम्स आर इवॉल्व विच बर्न्स विद अ ग्रीन फ्लेम। या तो चाहो तो ऊपर फ्लेम लगा लो तो फ्लेम ग्रीन हो जाएगा, नहीं तो उसी में आग लगा दो, तो उसी में आग लगा दोगे तो पूरा आग ही वो कैसा दिखेगा आपको, ग्रीन सा दिखेगा। दोनों तरीका ठीक है, डिपेंड्स ऑन यू। अब इसमें भी मिथाइल अल्कोहल ज्यादा वोलेटाइल होगा क्योंकि वंडरवॉल फोर्सेस कम है, तो BOMe OMe और ये मॉलिक्यूलर मास से भी समझ आता है वंडरवॉल फोर्सेस कम है तो ये ज्यादा वोलेटाइल होगा, और ज्यादा वोलेटाइल है तो उसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। बट दिक्कत कब आएगी, जब मान लो आपके पास कैल्शियम है, कैल्शियम का सॉल्ट है, शायद बेरियम था क्या, कैल्शियम बेरियम, तो कैल्शियम नहीं था मतलब बेरियम स्ट्रॉन्सियम थे शायद फ्लेम टेस्ट में, बेरियम तो पक्का है था। तो मान लो बेरियम के साथ अगर नाइट्रेट है, बेरियम के साथ नाइट्रेट है सॉल्ट आपका, और आप उसमें क्या कर रहे हो, आपने उसमें पहले ये डाला H2SO4 वगैरह वगैरह कुछ कुछ डाल रहे हो, कुछ कुछ हुआ, या नाइट्रेट या चलो क्लोराइड मान लो, कुछ भी कोई दूसरा आयन है और यहां पर ये, तो भाई ये सब तो हो रहा है, इससे बेरियम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, क्या कर रहे हो आप, बेरियम को क्या फर्क पड़ने वाला है, H2SO4 डालो, मिथेनॉल डालो, कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब आग लगाओगे तो बेरियम हरा हरा दिखेगा, और हरा दिखेगा तो आप बेवकूफ बन सकते हो कि क्या पता बोरेट था कि नहीं था, क्योंकि आपने सब कुछ बोरेट वाला किया और ग्रीन फ्लेम भी गया, लेकिन बोरेट तो था ही नहीं, वो ग्रीन फ्लेम किसकी वजह से आया, बेरियम की वजह से आया। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए भी एक इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया गया है, वो जुगाड़ देखिए क्या है, ये आगे लिखा हुआ होगा। देखिए यहां पे कॉपर एंड बेरियम सॉल्ट्स आल्सो गिव सिमिलर ग्रीन फ्लेम। अच्छा कॉपर है, कैल्शियम नहीं है, कॉपर है, ठीक है। टू अवॉइड देयर इंटरफेरेंस इन द टेस्ट द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन इज हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई द बोरेट रेडिकल। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग ना इसको खुद से पहले पढ़ो, मैं फिर पूछूंगा तो बताना मुझे, ठीक है। मैं 1 मिनट में आया, ये पढ़ो कि क्या मॉडिफिकेशन है, इससे कैसे हम बच सकते हैं, ये पढ़ो 2 मिनट फिर मैं बताया।
हाँ भाई, क्या समझ आया? कुछ समझ आया? आया? बता, क्या समझ आया? बोल मुकुल। ये ज्यादा ठीक बात बोला इसने। क्या हो रहा है कि जो बोरेट था, तो बोरेट से बनने वाला BOMe3 था, ये भी जलता है। जैसे फ्लेम है, और फ्लेम के जैसे पास ले जाओगे तो नहीं जलता, फ्लेम के अंदर ले जाना पड़ता है। ठीक है, फ्लेम के अंदर ले जाना पड़ता है। ये फ्लेम है मान लीजिए, और फ्लेम के अंदर ले जाएंगे तब जाकर फ्लेम को कलर देगा ये। ठीक, लेकिन जो BF3 है इसकी वोलेटिलिटी और ज्यादा है, इसलिए लिखा होगा यहां पर इट इज बेस्ड अपॉन द ग्रेटर वोलेटिलिटी ऑफ BF3। तो BF3 की वोलेटिलिटी क्या है? ज्यादा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, यहां पर थॉरोली मिक्स द बोरेट विद पाउडर्ड कैल्शियम फ्लोराइड एंड लिटिल कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तो बोरेट आपके पास है और इसके साथ जब मिक्स किए तो अल्टीमेटली उसने क्या बना लिया? BF3 बना लिया। ये भी रिएक्शन देखो, ये सब ब्लॉक केमिस्ट्री के रिएक्शन है, बहुत जरूरी रिएक्शन। BF3 गैस प्रोड्यूस हुआ, सब पता होने चाहिए रिएक्शंस। तो BF3 प्रोड्यूस हुआ and bring little paste formed with the help of a glass rod very close to the edge of the base of Bunsen burner without actually touching it। तो बिना टच किए ही अगर ग्रीन फ्लेम आ जाए तो इसका मतलब क्या है? बिना टच किए ही ग्रीन फ्लेम आ जाए, इसका मतलब क्या है? कि वो BF3 है। और BF3 कब बना होगा? जब वहां पर क्या रहा होगा? बोरेट रहा होगा, क्योंकि बेरियम तो नहीं बना सकता BF3। ठीक है, बेरियम तो नहीं बना सकता, तो यहां बोरेट होना तय हो गया। तो अगर आपको डाउट है कि कॉपर बेरियम के सॉल्ट हो सकते हैं तो आप BF3 बना के ग्रीन फ्लेम लाओ। तो दोनों में पता कैसे चलेगा? BF3 ज्यादा वोलेटाइल है तो दूर से ही जलने लगेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? फ्लेम को उसके पास लाना पड़ेगा। ये चीज यहां समझ नहीं आएगी, प्रैक्टिकली देखोगे तब समझ आएगी, देखने की जरूरत है नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन ध्यान रखना। देन और कुछ ज्यादा एक बीड नहीं दिया है क्या? वो तो खैर वो उसमें काम आएगा, ड्राई टेस्ट ऑफ कैटायंस का टेस्ट है वो, है ना? वो तो कैटायंस का टेस्ट है। बोरेक्स बीड टेस्ट पढ़े थे ना, उसमें एक्चुअली किसको पता कर क्या चीज एनालाइज करते हैं उसमें? कैटायंस। कॉपर मेटाबोरेट बनता था तो मेटाबोरेट का कलर ब्लू आता था। बोरेट यूज था बोरेट का, बट था उसका आइडेंटिफिकेशन, बोरेट का आइडेंटिफिकेशन नहीं था। एंड देन ये प्रेसिपिटेशन है, देख लीजिएगा प्रेसिपिटेट किसका बनता है। एक्शन ऑफ हीट, बोरेक्स पाउडर को हीट करोगे तो इनिशियली स्वेल्स अप एंड फाइनली कॉन्ट्रैक्ट, ग्लासी बीड बन जाती है। और ये बीड, ये वाली बीड है, ये भी NCERT का रिएक्शन है जो हमने बोरॉन फैमिली में पढ़ा था। इसी बीड को फर्दर यूज करते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए? इसी को फर्दर यूज करते हैं फॉर बोरेक्स बीड टेस्ट। तो बोरेक्स बीड टेस्ट फर्दर इसी के साथ किया जाता है, फर्दर कैटायंस में उसको डाल के। ठीक है, the glass possesses the property of dissolving many oxides forming metaborates which often have characteristic color, and this is the basis of borax bead test used for various metals। then bromothymol blue test, ये भी एक अच्छा टेस्ट है। देखिए, बोरिक एसिड एक वीक मोनोबेसिक एसिड है, सबको पता है Ka बहुत कम है, बट कुछ सर्टेन ऑर्गेनिक पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स डालने पर इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये काफी ज्यादा एसिडिक हो जाता है अगर हम उसमें क्या डाल दें? कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स, क्योंकि पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के साथ ये बनाता है कॉम्प्लेक्स। ठीक, देखिएगा कैसे, ये ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहे हैं। क्या बोला जा रहा है कि H3BO3 कैसा एसिड है? बहुत वीक एसिड है। तो पीएच से समझ जाते हैं अपन कि हाँ ठीक है, वीक है। और उसके बाद फिर उसमें अगर हम कुछ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड डाल दिए, जैसे कि मैनिटॉल, ग्लिसरॉल, ये सब अगर हमने डाल दिया जिसमें एक से ज्यादा OH है, ये सब वही आपके ग्लूकोज, सुक्रोज जैसे, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स काइंड ऑफ। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है, क्योंकि
दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, नॉट कार्बोहाइड्रेट, बिकॉज कार्बोहाइड्रेट के लिए और क्या कंडीशन होनी चाहिए थी, एल्डिहाइड कीटोन. दे आर नॉट एल्डिहाइड कीटोन्स, दे आर सिंपली, हाँ डेक्सट्रोज है, डेक्सट्रोज है शायद, है ना, इनवर्ट शुगर, वो कार्बोहाइड्रेट है, ये कार्बोहाइड्रेट्स नहीं है. इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर एसिड. क्यों? क्योंकि ये जो बना है आपके पास BOH(4-), ये इस पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स के साथ क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बना लेगा. और जब कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इसका मतलब वही हो गया कि ये हट गया आपकी इक्विलिब्रियम से, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड आने लगा, और फॉरवर्ड आने लगा तो H+ की मात्रा क्या होने लगी, बढ़ने लगी, और इसके बाद ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह यूज होने लगता है. और स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह अगर यूज करेगा तो फिर ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट क्यों बोल रहा है ये, ब्रोमोथाइमोल ब्लू क्या है, ब्रोमोथाइमोल ब्लू कॉम्प्लेक्स नहीं, ब्रोमोथाइमोल ब्लू इंडिकेटर है, जैसे फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है ना, ये भी इंडिकेटर है. एक बार फटाफट इंटरनेट से इसका एग्जैक्ट रेंज देख के बताओ जल्दी, ब्रोमोथाइमोल ब्लू का रेंज देख के बताओ, पीएच रेंज क्या है इसका, 5 के आसपास है, एग्जैक्ट नंबर देख लो, क्या बताओ, 6 to 7.6. इसके पहले क्या, ब्लू कलर देखो, दिखा रहा है, हाँ येलोइश, और आगे, हाँ आगे ब्लू, यहां ब्लू और यहां पर येलोइश. ठीक है, तो शुरू में ये कुछ बीच का कलर होगा, बिकॉज पीएच इसकी 6 से 7 के बीच में आएगी. ठीक है, तो बीच का कलर होगा. लेकिन जैसे ही अपन ने उसमें ये डाल दिया तो ये काफी ज्यादा क्या हो गया, एसिडिक हो गया, और एसिडिक हो जाने की वजह से एकदम प्योर येलो कलर दिखाने लगेगा, वो ऑब्जर्वेबल चेंज है. इसलिए यहां पर क्या लिखा हुआ इन्होंने, ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट. यहां कहीं नहीं मेंशन किया इस टर्म को, ब्रोमोथाइमोल ब्लू को, बट ये इंडिकेटर होता है ब्रोमोथाइमोल ब्लू. अब यहां पर वही लिखा हुआ, बट एक एक्सेप्शनल बात यहां पर क्या है, इथिलीन ग्लाइकोल. इथिलीन ग्लाइकोल क्या होगा जब यहां पर क्या लग जाए, सब H, तो इथिलीन ग्लाइकोल भी ये टेस्ट देना चाहिए भाई कायदे से, बट ये टेस्ट नहीं देता. और रीजन क्या है, अनसर्टेन, नहीं पता क्यों नहीं देता, बस नहीं देता. ठीक है, हाँ, तो इथिलीन ग्लाइकोल के साथ नहीं मिल रहा टेस्ट. आ जाइए फॉस्फेट. फॉस्फेट में कुछ नहीं है, बस प्रेसिपिटेट्स ही प्रेसिपिटेट्स होंगे, इसमें कोई खास टेस्ट नहीं. सिल्वर नाइट्रेट के साथ येलो प्रेसिपिटेट विच इज सॉल्युबल इन डाइल्यूट ammonia and dilute this, because obviously silver salt soluble in ammonia, and phosphates soluble in H+ also, because being a strong base phosphate तो soluble होगा. ये सब खुद से भी पढ़ोगे तो उसमें कुछ पढ़ाने लायक नहीं है. White precipitate neutral solution, barium is precipitate in presence of this, तो HPO4 2- आपके पास है. In this test, white precipitate of BaHPO4 is obtained in presence of neutral, while tertiary phosphate is precipitated in presence of ammonia solution. ये अलग अलग फॉस्फेट्स के टेस्ट हैं. ठीक है, अगर आपके पास HPO4 2- है तो बेरियम के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा. यही HPO4 2- है तो अमोनिया के साथ इसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा. कुछ पढ़ाने के लिए नहीं है, जो लिखा है बस वो लिखा है, इसमें प्रेसिपिटेट्स क्या आ रहे हैं वो देखना है. FeCl3 के साथ HPO4 2- FePO4 का व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा. मैग्नीशिया मिक्सचर के साथ, ये मैग्नीशिया मिक्सचर है, इसके साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट किसका आ रहा है देख लीजिएगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा. फिर कैनरी येलो प्रेसिपिटेट एक और है, मॉलिबेडम वाला, ये पढ़े हो क्या? ठीक है, ये कैनरी येलो प्रेसिपिटेट आ जाएगा. रिएजेंट यूज हो रहा है अमोनियम मॉलिबेडेट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रांगली एसिडिक HNO3 रिएक्ट्स विद दिस टू प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट. तो बस प्रेसिपिटेट्स ही प्रेसिपिटेट्स हैं, कुछ पढ़ाने का इसमें नहीं है, आपको प्रेसिपिटेट्स के फॉर्मूलाज देख लेने, दैट्स इट. फॉस्फेट में कुछ भी नहीं. नाउ कम टू क्रोमेट, डाइक्रोमेट एंड मैग्नेट पर मैग्नेट. दो छोटे छोटे ही बचे हुए हैं, इसको अभी खत्म करेंगे. चलिए क्रोमेट में देखा जाए इसमें क्या है. तो क्रोमेट को एसिडिक मीडियम में क्रोमेट रहता है
और बेसिक मीडियम में क्या रहता है, सॉरी एसिडिक, उल्टा बोल दिया मैंने, डाइक्रोमेट रहता है एसिडिक में, और एसिडिफाई करोगे ना तो और टेट्रामराइज वगैरह भी होने लगता है। देखो ये क्रोमेट था CrO4 माइनस, एसिड डाले डाइक्रोमेट, और एसिड डाले ट्राइक्रोमेट, और एसिड डाले टेट्राक्रोमेट, कलर और गाढ़ा होता जाता है, कलर और गाढ़ा होता जाता है, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज रेड, डार्क रेड। बेस डालोगे तो सिंपली उल्टा जाते जाता है, कुछ खास इसमें नहीं है, सिंपल ऑब्जर्वेशन। हाँ स्ट्रक्चर क्या, डाइमराइज ही तो करते जाना है, कुछ स्ट्रक्चर नहीं, Cr2 डाइमराइज ही करते जाना है। देन ये यहां पर सॉल्युबिलिटी तो पता है, टेस्ट विथ कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम। क्रोमेट, क्रोमेट क्रोध था, है ना, इसका था आज हो गई, लाल पीली कलर भी इंपॉर्टेंट था, ये रेड और ये ली, बट सारे बाराती पागल, ये ऐसा था, और यहां पर येलो था ये, ठीक। अब देखो इसके साथ मैच करो, तो कैल्शियम के साथ क्रोमेट डाला गया, क्या डाला जा रहा है उसमें, वही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, लेड, यही अपन बार बार यही केमिकल्स यूज कर रहे हैं हर बार, भारत सरकार का क्लोराइड और लेड का एसीटेट, ठीक है, इसको यूज कर रहे हैं। तो कैल्शियम के साथ प्रेसिपिटेट नहीं है, अच्छी बात है, स्ट्रोंशियम के साथ येलो प्रेसिपिटेट, स्ट्रोंशियम येलो, ठीक है, बेरियम के साथ भी येलो प्रेसिपिटेट, बेरियम येलो, और लेड के साथ भी येलो प्रेसिपिटेट। अच्छा इसमें एक और बात बताई थी, क्रोमेट्स, क्रोमेट्स के लिए क्या बताए थे, ध्यान से, स्ट्रॉन्ग बेस था तो डाइल्यूट एसिड्स में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन वोलेटाइल प्रोडक्ट नहीं देता था, तो एसिटिक एसिड में डिसॉल्व होगा कि नहीं पता, उसमें से सिर्फ एक ही क्रोमेट था जो डिसॉल्व होता था, कौन सा था वो, स्ट्रोंशियम क्रोमेट वाज सॉल्युबल इन एसिटिक एसिड, याद आई बात। चलो देखो अब यहां पे क्या किया गया, स्ट्रोंशियम क्रोमेट बना, एसिटिक एसिड डाल दिए घुल जाएगा, और एसिटिक एसिड में घुल गया मतलब वो कौन है, स्ट्रोंशियम। लेकिन अगर आप एसिटिक एसिड में जो नहीं घुल रहा है वो बेरियम और लेड है, ये दोनों नहीं घुलते। अच्छा अगर डाइल्यूट HCl डालोगे तब तीनों घुल जाएंगे, तो उससे कुछ समझ नहीं आता, ठीक है। तो एसिटिक एसिड से कम हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया, इन ऑल थ्री केसेस द करस्पॉन्डिंग कैटायन हैज नो कंट्रीब्यूशन टू द कलर एंड द येलो कलर इज ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर विद इन CrO4 2-। ये भी बताए थे आपको कि यहां पर कैटायन का कोई कलर नहीं है, ये CrO4 2- ही येलो कलर का होता है। लेकिन जब आप सिल्वर और मर्क्यूरी जैसी चीजों को लाएंगे तो यहां पर ये डी ब्लॉक वाले तो पोलराइज थोड़ा बहुत करेंगे तो कलर इसकी वजह से भी आ सकता है, तो वो कलर हो सकता है कुछ और आ जाए, मिक्स कलर, जो कि रेड आ रहा है, ठीक। ये नोट पॉइंट्स क्या क्या दिए हुए हैं एक बार देख लेते हैं। द एडिशन ऑफ K2CrO4 कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन दिस एंड दिस, दिस एंड दिस और दिस एंड दिस। ये कैसे डिस्टिंग्विश करेगा, एडिशन ऑफ K2CrO4, the addition of K2CrO4 followed by acetic acid can distinguish, ये कैसे करेगा डिस्टिंग्विश। अच्छा हाँ ये तो हो गया, कैल्शियम, कैल्शियम नो पीपीटी, स्ट्रोंशियम, तो ये तो ठीक है, ये तो अभी पढ़े। Addition of K2CrO4 followed by acetic acid can distinguish between the three cations. However, addition of this solution cannot distinguish between these three ions. ये भी पता है हमें, क्योंकि भाई बेरियम और लेड के बीच में इससे तो नहीं समझ आ रहा ना, क्योंकि दोनों ही क्या है, इनसॉल्युबल है, वही बात लिखा हुआ है। चलिए डाइक्रोमेट्स के लिए क्या लिखा हुआ है, डाइक्रोमेट्स के लिए क्रोमेट के लिए दूसरा टेस्ट होता है कंफर्मेटरी, बताऊंगा, बहुत अच्छा टेस्ट है, अभी नीचे आएगा भी शायद। डाइक्रोमेट ऑल्सो प्रोड्यूसेस प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम क्रोमेट एंड दिस, बट प्रेसिपिटेशन रिमेन्स इनकम्प्लीट ओनली ऑन एडिशन ऑफ दिस, बिकम्स कंप्लीट ओनली ऑन एडिशन ऑफ दिस। ये भी ठीक ही बात है, क्योंकि बेरियम का क्रोमेट, डाइक्रोमेट तो इनसॉल्युबल होते हैं सबके, डाइक्रोमेट जनरली सबके क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। तो अगर इसका प्रेसिपिटेट चाहिए तो इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा,
CrO4 2 माइनस, और CrO4 2 माइनस कब आएगा? जब मीडियम कैसी होगी? बेसिक होगी। तो वही लिखा हुआ है, ऑल्दो Cr2O7 2 माइनस के साथ थोड़ा बहुत क्रोमेट होता है, लेकिन अगर आपको पर्याप्त क्रोमेट चाहिए तो मीडियम को कैसा करना पड़ेगा? बेसिक करना पड़ेगा। वही चीज लिखी हुई है कि ये चाहिए तो ऑन एडिशन ऑफ NaOH the H+ ions are consumed and precipitate becomes complete, क्योंकि क्रोमेट का प्रेसिपिटेट आ रहा है। ठीक, टेस्ट विथ AgNO3, AgNO3 के साथ क्रोमेट है तो दिस विल गिव अ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। अभी देखा रेड, ये भी रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट देता है, एंड दिस ऑन रिएक्शन विथ वाटर गेट्स कन्वर्टेड टू ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट। कंडीशंस बेसिक हो जा रही होंगी, तो कंडीशन बेसिक हो जा रही होंगी, इसलिए उसमें पानी डाले तो ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, ये भी वाटर प्रोड्यूसेस ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, अगेन हीट करने पे ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, ये भी ऑब्जर्वेशन है, इसमें कुछ नहीं। ये आया आपका टेस्ट विथ एसिडिफाइड H2O2 सॉल्यूशन, जेईई एडवांस 2020 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था इस टेस्ट से, एकदम डायरेक्ट। ये क्रोमेट डाइक्रोमेट दोनों का टेस्ट है। ये टेस्ट आप YouTube पे देख भी सकते हो, कराया गया होगा कहीं ना कहीं तो कराया। स्कूल में करे होगे ये टेस्ट? नहीं करे। इसमें आप H+ और H2O2 डालेंगे क्रोमेट में, तो क्रोमेट H2O2, क्रोमेट ऑक्सीडाइज होता है, अलग सा कंपाउंड है भाई। कौन सा कंपाउंड? CrO5। कुछ याद है इसके बारे में? कहीं पढ़ा है? और कुछ स्पेशल इसके बारे में? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, जी हां, CrO5, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। ठीक है, 2 परऑक्साइड लिंकेजेस होते हैं इसमें, ये बन जाता है, रखे रखे ग्रीन हो जाएगा। ठीक, ऑब्जर्वेशन देखो, रिएक्शन देख लेंगे। लेकिन यही H2O2 के साथ अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डालें, जैसे E2O और एमाइल अल्कोहल पाइरिडिन के साथ, तो ये जो ब्लू कलर आया है ये कैसा रह जाएगा? परमानेंट, वो फर्दर कन्वर्ट नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, एग्जाम में पूछा गया 2020 में डायरेक्ट। उसमें कुछ ये ऑब्जर्वेशन दिया था और इंटीजर टाइप क्वेश्चन था शायद, और उन्होंने क्या पूछा था शायद कि ये जो ब्लू कलर आ रहा है ये जिसके वजह से आ रहा है उसमें कितने परऑक्साइड लिंकेज है, ऐसा कुछ पूछा था। ठीक है, तो ब्लू कलर किसकी वजह से आ रहा है? CrO5, और उसमें कितने परऑक्साइड लिंकेज है? तो 2, तो आंसर था उसका सिंपली 2। ठीक, अब देखो परऑक्साइड लिंकेज कितने हैं तो आदमी तुक्का मार सकता है, साला कितना ही होता है, 1 होता है या फिर 2 होता है या 3, बहुत ज्यादा कहीं हुआ तो होगा। तो बस देखो 33% चांस है कि सही हो सकता है, 1 2 3, उसमें भी 2 ही मारते हैं जनरली बच्चे। ठीक है, तो इंटीजर में तो नहीं पूछना था इसको। चलो, तो परमानेंट ब्लू कलर इज ऑब्टेन्ड, CrO4 माइनस दिस। अच्छा, ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे ये सब डाल दिए ना, तो CrO5 क्या है? अनस्टेबल है, जैसा बोला, और ये अनस्टेबल है। लेकिन अगर कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स क्या करते हैं, इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना के इसको स्टेबलाइज कर देते हैं। जैसे अगर आप ET2O डाल देंगे, ET2O, तो ये इसके साथ ऐसा कॉम्प्लेक्सेशन करके इसको स्टेबल रखेंगे, अदरवाइज ये रेड्यूस हो जाता है। ग्रीन कलर आ रहा है मतलब किसमें रेड्यूस हो गया होगा? गुड, Cr+3 में रेड्यूस हो गया होगा। ठीक है, इसी वजह से ग्रीन कलर आ रहा है। अच्छा, एमाइल अल्कोहल क्या है? एमाइल मतलब क्या होता है? एमाइल कुछ नहीं, जबरदस्ती का नाम है, पेंटाइल को एमाइल बोल देते हैं कुछ लोग, तो नॉर्मल पेंटाइल ही है वो। ठीक, एमाइल लिख देते हैं। चल देखो यहां पे क्या लिखा हुआ, द ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन विच अंडरगोज डिकम्पोजिशन ऑन स्टैंडिंग इन एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक, ये डिकम्पोजिशन हो रहा है एसिडिक सॉल्यूशन में, CrO5 Cr+3 में कन्वर्ट हो जाता है। इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है, और इस कॉम्प्लेक्स की वजह से ब्लू कलर कैसा हो रहा है? परमानेंट हो रहा है। इसका फर्दर रिडक्शन ऑन स्टैंडिंग पॉसिबल नहीं है। ये बातें हो गई। आ जाओ अगला, ये लास्ट कुछ लिस्ट ऑफ रिएक्शंस है। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बेसिस पे भी टेस्ट किया जा सकता है। कलर देखिएगा, इसमें कौन सा रिएक्शन इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा। CrO3 2- ये दोनों के लिए सल्फाइड को सल्फेट में ले गए, कॉमन है, कुछ नया नहीं है। सल्फाइड सल्फेट में चला गया, सल्फाइड सल्फेट में क्या कॉमन है? H2S सल्फर में जाएगा,
ये भी कॉमन है, H2S सल्फर में जाता है, फेरस फेरिक में जाता है, ये भी कॉमन है, ब्रोमाइड आयोडाइड ब्रोमीन आयोडीन में जाता है, ये भी कॉमन है। अच्छा, ये भाई थोड़ा सा क्लोराइड को क्लोरीन में मत ले जाना। क्लोराइड जो है अगर सॉल्ट लिखा हुआ है, सॉल्ट मतलब सॉलिड, और ये बाकी सब एक्वस है, ठीक है, तो सॉल्ट में Cr2O7 2- अभी तो पढ़े क्या होता है, क्रोमिल क्लोराइड, तो ये CrO2Cl2 बनता है, ये थोड़ा सा अलग है, क्रोमिल क्लोराइड। लेकिन यही HCl कंसंट्रेटेड है, यहां भी क्लोराइड है, लेकिन ये क्लोराइड एक्वस है, Cl-, तो यहां पर क्या बन रहा है, क्लोरीन बन रहा है। ध्यान रखना, यहां क्योंकि मीडियम मिल रही है ना, एसिडिक मीडियम रेडॉक्स के लिए, तो मीडियम चाहिए होता है रेडॉक्स के लिए, तो यहां रेडॉक्स के लिए क्या मिल रही है, इसको मीडियम मिल रही है, एक्वस एसिडिक मीडियम मिल रही है। बट जब सॉल्ट है तब वो फिर वेपर बनाता है, ठीक, वेपर बनाता है CrO2Cl2। मेजॉरली तो याद ही रखना है। अब ये भी पता है ऑर्गेनिक का रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज होता है अल्कोहल K2Cr2O7 के साथ, ठीक, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नाइट्राइट नाइट्रेट में जाता है, डन। सल्फ्यूरिक एसिड, देखिएगा ये दो रिएक्शन थोड़े अलग हैं। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड अगर हॉट कंडीशंस में है तो ऑक्सीजन एंड Cr+3, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड शायद ऑक्सीडाइज हो जा रहा है, Cr2O7 2- होना भी चाहिए क्या ऑर्डर से, पर मन का कंट्रोल, तो कंट्रोल तो ऊपर था ना सल्फ्यूरिक एसिड से, और देखो सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीडाइज होता है तो किसमें जाता है हमेशा, ऊपर, पीछे भी जा रहा था नाइट्रेट, नाइट्रेट के साथ भी ऑक्सीजन मिल रहा था, यहां भी ऑक्सीजन मिला Cr+3, चलो ठीक है। लेकिन यही कंडीशन कोल्ड है तो क्या बनता है, CrO3 के डार्क रेड क्रिस्टल्स। क्या रेडॉक्स हुआ यहां पर, कोल्ड कंडीशन में रेडॉक्स हुआ क्या, नहीं, CrO3 अभी भी +6 में है, और ये भी तो +6 में ही था जैसा भी, तो यहां रिडॉक्स नहीं हुआ, सल्फेट आयंस वैसे ही रह जाएंगे। तो ये कौन से रिएक्शन यहाँ पे 3 है जो याद रखने, लिख के ध्यान रखना है। क्रोमिल क्लोराइड तो चलो याद भी रहेगा, पीछे पढ़े थे। उसके बाद आपको ये वाले जो 2 रिएक्शन है ना, ये थोड़े अलग है, ये 2 रिएक्शन, ये ब्लॉक के रिएक्शन है सब, टेस्टिंग में उतने काम नहीं आते, सब ब्लॉक वाले रिएक्शन। नाउ कम्स द लास्ट रेडिकल, दैट इज परमैंगनेट एंड मैंगनेट, ये रेडिकल बचा हुआ है। चलिए, तो इसके भी आपको पता है कि 3 स्टेट्स में रहता है, MnO4-, फिर Mn+2, और एक MnO2, और एक किसमें MnO4 2-, यही था ना, मैंगनेट आयन। लेकिन ये कब रहता था, बस स्ट्रांगली बेसिक मीडियम में रहता था, ठीक है। चलिए, so there are several tests of MnO4- which are not shown by MnO4 2-, because MnO4 2- is a stable solution only in above pH of 12, वही बात है। अब आइए MnO4- के कुछ रिडॉक्स देखते हैं, इसके कुछ रिडॉक्स देखते हैं, कुछ अलग होगा तो मार्क करेंगे। सल्फाइड सल्फर में, ठीक है, सल्फाइड सल्फेट में, ठीक है, फेरस फेरिक, ठीक है, आयोडीन, ठीक है, नाइट्राइट नाइट्रेट, ये भी ठीक है, ऑक्सलेट CO2, ये भी ठीक है। सॉल्ट के साथ कोई रिएक्शन नहीं है, सॉलिड फॉर्म में रिएक्शन नहीं होगा, यहां कोई क्रोमिल क्लोराइड जैसा नहीं बन रहा, नहीं होगा। लेकिन कंसंट्रेटेड HCl मीडियम मिल गया, रेडॉक्स के लिए हो गया। H2O2 दिस O2 H2O, इसमें भी कोई वो नहीं है, क्योंकि MnO4- तो इसको ऑक्सीडाइज करेगा ही, और H2O2 अगर ऑक्सीडाइज होगा, अगर इससे H हटेगा तो ये अल्टीमेटली ऑक्सीजन ही जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऑक्सीजन प्लस वाटर और MnO4। तो ये पूरी लिस्ट बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ नया नहीं है सच जो नहीं बनेगा, ये सब एकदम प्रेडिक्टेबल है। अब ये फाइनली लास्ट थोड़े से 2 रिएक्शंस है, इसको देखेंगे। टेस्ट विथ हॉट कंसंट्रेटेड NaOH, test with hot concentrated NaOH. In this test, permanganate radical gives green solution on treatment with hot concentrated NaOH. ग्रीन सॉल्यूशन क्यों आ रहा है, हॉट कंसंट्रेटेड है, मतलब pH 12 से ज्यादा, और MnO4- को अगर 12 से ऊपर के pH में रख दिए तो क्या बन गया, MnO4 2-, कलर ग्रीन आ गई। सो द पर्पल कलर ऑफ परमैंगनेट सॉल्यूशन इज रीस्टोर्ड बाय फर्दर डाइल्यूशन। वो देखेंगे आगे क्या हो रहा है। देखो पहले क्या हुआ, साथ में ध्यान रखना है भाई, ऑक्सीजन भी आ रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन भी आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखना, ऑक्सीजन भी आ रहा है। कैसे, ऑक्सीजन क्यों आना चाहिए,
क्योंकि भाई बेस ने इसको ऑक्सीडाइज किया है, मतलब रेड्यूस किया है, देखो किया है ना, +7 से +6, तो भाई ये रेड्यूस हुआ है तो कोई ऑक्सीडाइज भी होना चाहिए। आपने डाला तो सिर्फ NaOH है, अब Na+4 में तो कूदेगा नहीं, तो OH- ही बचा जो ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो OH- क्या देना चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऐसे सोचोगे तो याद भी रहेगा, ठीक है। तो ये देखो OH- से ये आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इस रिएक्शन में निकलता है। अब इसको क्या किया कि पर्पल कलर इज रिस्टोर्ड बाय एसिडिफिकेशन डाइल्यूशन विथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, ग्रीन कलर आया। अब इसमें तुम बहुत सारा पानी डाल दो, वापस पीएच न्यूट्रल की तरफ टेंड करेगा, तो ये जो रिएक्शन थी, फिर पानी डालोगे तो फिर MnO4- तो पर्पल कलर रिस्टोर्ड। लेकिन ध्यान रखेंगे जब इसमें पानी डाला जाता है, ये आपको पहले भी पढ़ाया है मैंने जब डिस्प्रपोर्शनेशन के एग्जांपल्स पढ़ाए थे, कि इसको हीट करते हैं मैंगनेट को, तो ये ऊपर भी जाता है और पाइरोलुसाइड के क्रिस्टल्स भी बनते हैं, ठीक है, पाइरोलुसाइड के क्रिस्टल्स भी बनते हैं, ब्लैक रेसिड्यू भी डिपॉजिट होता है। तो वही लिखा हुआ है, ये ग्रीन पर्पल सॉल्यूशन आएगा और ब्लैक रेसिड्यू भी डिपॉजिट होगा, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ये डिस्प्रपोर्शनेट होता है जब इसको पानी डालते हैं। नाउ कम्स द लास्ट रिएक्शन, हीटिंग इफेक्ट ऑफ KMnO4। तो KMnO4 को हीट करेंगे तो इट विल डिस्प्रपोर्शनेट तो हो नहीं सकता, ये रेड्यूस ही होता है, +6 में भी जाता है, +4 में भी जाता है, और फिर O2 गैस निकलता है। ये रिएक्शन आपकी डी ब्लॉक केमिस्ट्री में है। डी ब्लॉक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में से एक है ये, कि MnO4 हीटिंग गिव्स K2MnO4 plus MnO2 plus O2. So K2MnO4 is water soluble and so is leached out as green filtrate, and MnO2 is insoluble, black deposit है in water and gives rise to black residue. बहुत ज्यादा टेस्टिंग के लिए तो नहीं है ये, बट फिर भी आप देख सकते हैं रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। KMnO4 हीट करेंगे तो K2MnO4, MnO2 एंड O2 मिलता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर एसिडिक रेडिकल्स, एनायंस खत्म हो गए। अगली क्लास में शुरू करेंगे बेसिक रेडिकल्स और उसके बाद इसके करेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन करने में काफी मजा आएगा, क्योंकि वहां सब कुछ जितने भी रिएक्शंस है, कहीं से कुछ आएगा कहीं से कुछ आएगा, तो मजा आएगा क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो जल्दी से इसको खत्म करके 2-3 क्लासेस के क्वेश्चन करेंगे, तो उसमें मजा आएगा, ठीक है। जाओ।